present the topic Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. Please welcome her with a big round of applause. आदरणीय अतिथिगण, सभी प्रतिभागी को मेरा और यहाँ पर जो निपिट के अष्टावक्रा के जितने भी स्टाफ है उन सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि बताया, मेरा नाम श्वेता राघव है और ये जो जोनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है सीआरई का, इसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि बहुत ही सरल भाषा में आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताऊं। आप सभी जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेशन यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में पास किया था। इसी के उपलक्ष्य में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको डाउन सिंड्रोम के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उनमें खासियत है, क्या क्या उनकी विशिष्टताएं हैं, उनसे परिचित कराऊं। साथ में डाउन सिंड्रोम की जो अवधारणा है, ये कैसे आया है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगी, तो कृपया ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि RPWD 2016 एक्ट ने डाउन सिंड्रोम को एक स्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी घोषित किया है, जिसमें वो बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम 21 की। अब ये जेनेटिक कंडीशन क्या है, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या है, इनको जानने की हम थोड़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी जो यहाँ वर्ग बैठा है वो स्पेशल एजुकेटर्स हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो विज्ञान के क्षेत्र से नहीं होंगे, या कुछ हो सकता है हो भी। तो ये जो क्रोमोसोमल इफ़ेक्ट आता है, इसकी वजह से जो ये बच्चे होते हैं, इनमें कई तरह की समस्याएं, कई तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। ये चुनौतियां हो सकती है उनके शारीरिक संरचना में, उनकी मानसिक अवस्था में और उनकी भाषा में। कुछ समस्याएं उनमें व्यवहारगत भी दिखाई देती है। तो ये चीज़ें आई कैसे? ये एक मानव शरीर के अंदर ऐसी क्या प्रक्रिया, क्या संरचना हो रही है जिसकी वजह से बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं? तो इसको समझने के पहले मेरी कोशिश है आपको ये बताना कि इसका अवधारणा क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स जो है, ह्यूमन सेल्स, उनसे एक हमारी संरचना निर्मित हुई है और इन सभी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही आप कह सकते हैं कि जीन्स स्टोर होते हैं। अब आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ हमारे जीन्स हैं। ये जो जीन्स हैं, इनके अंदर कुछ कोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको इनहेरिट करते हैं। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जितने भी रिस्पॉन्सिबल कोड हैं, इनको क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें एक शरीर में, तो एक मानव शरीर के अंदर अगर क्रोमोसोम की संख्या की बात की जाए तो 23 जुड़े हुए पेयर में ये क्रोमोसोम दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर, क्रोमोसोमल टेस्ट करने पर। लेकिन
आप ये देखिए कि 23 की संरचना है जिसमें 22 है क्रोमोसोम +1 है जो सेक्स का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ बैठे हुए मानव में जो फीमेल होती है उनके अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड। और जो मेन होते हैं उनके अंदर कौन से होते हैं? XY, बिल्कुल सही है। तो ये 22 + 1 का जो पेयर है ये क्रोमोसोमल है। दिक्कत क्या आती है कि जब ये क्रोमोसोम इफेक्ट होते हैं, अब ये प्रभाव कैसा हो रहा है कि जो 21वां पेयर है या तो उसके साथ एक और जुड़ गया है या उसके साथ उसका थोड़ा पार्ट कहीं और ट्रांसलोकेट हो गया है या क्रोमोसोम मिक्स हो गए हैं। वो तीनों ही रिफ्लेक्शन जो है वो डाउन सिंड्रोम में दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं तो तीसरी पिक्चर में एक 21 पे सर्कल होगा। वो यही बता रहा है कि जो क्रोमोसोम 21वां था उसके जो 2 पेयर थे उसमें एक और जुड़ गया है जिसके कारण से डाउन सिंड्रोम बच्चा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो डाउन सिंड्रोम बच्चा हुआ है इसी को ही दूसरा नाम टेक्निकल मेडिकल टर्म्स में ट्राइसोमी 21 दिया गया है। आप सभी इससे परिचित हैं? कुछ लोगों ने सुना होगा ट्राइसोमी 21। ये जीन्स का इफेक्ट बच्चे पर जो पड़ रहा है उससे बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे की जो शारीरिक संरचना है उस पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि क्रोमोसोमल इफेक्ट है उसकी वजह से। सबसे जो मेजर इफेक्ट है वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में हो गया है। आप सभी IQ लेवल से समझते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। तो जो आप देख सकते हैं कि माइल्ड से मॉडरेट की जो कंडीशन है वहाँ तक बच्चे जो हैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अगर हम इसके प्रेवलेंस रेट को निकालते हैं तो 700 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम मिलता है। यहाँ ये जो रिपोर्ट है ये आपकी जो CDCP है उनके द्वारा प्राप्त हुई है। और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि अब ये बच्चा है, प्रभावित हो गया है, तो इसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो समस्याएं सीखने में हो सकती है, वो समस्याएं भाषागत हो सकती हैं, शारीरिक जो ग्रोथ है बच्चे की फिजिकल वहाँ पर डिले हो गया है जिसकी वजह से बच्चे अलग से दिख रहे हैं, सामान्य बच्चों से अलग। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो हमें डाउन सिंड्रोम में दिखाई देती है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आने वाले कौन थे वो आपको जानना जरूरी है, जिनका नाम है जॉन लैंगडॉन डाउन। ये ब्रिटिश के फिजिशियन थे, बेसिकली चिकित्सक थे, जिन्होंने 1866 में 1866 में एक आर्टिकल लिखा था, एक पब्लिश किया था पेपर में, और उस टाइटल का नाम था ऑब्जर्वेशन ऑन एन एथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ इडियट्स। आप देखिए उस टाइम पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला हुआ था, जिसमें उन्होंने उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंसिडर किया हुआ था। उसी को बेस बनाते हुए जो जेरोम लेजेंड 1959 में ये एक फ्रेंच के जो है
आप कह सकते हो ये भी फिजिशियन ही थे, जिन्होंने 1959 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ये आइडेंटिफाई किया। तो ये उनकी कह सकते हैं बहुत बड़ी रिसर्च थी, जिससे लोगों को ये जानने में मदद मिली। अब यहीं से हम देखते हैं, क्योंकि हमने बोला कि क्रोमोसोमल इफेक्ट है और बहुत तरह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहीं से ही उनके प्रकार निकल रहे हैं कि किन किन तरीके के डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं। जिसमें पहला जिसको हम कह सकते हैं कि 95% केसेस जो हैं वो इससे शिकार मिलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया ट्राइसोमी 21। इन करेक्टरिस्टिक्स में इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही जो है आप कह सकते हो ईजिली, बहुत आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फोकस किया है करेक्टरिस्टिक्स पर। हम केवल स्पेशल स्कूल में ही नहीं पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे इंक्लूसिव स्कूल में भी जाते हैं, कुछ बच्चे जो है जनरल स्कूल्स में भी जाते हैं। तो वहाँ पर अगर हमारे पास अगर ऐसा कोई बच्चा आता है तो हम उसको कैसे पहचानें, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्राइसोमी 21 के मैंने मेजर 3 करेक्टरिस्टिक्स निकाले, जिसमें एक बच्चा जिसको समझने में कॉग्निशन उसका इम्पेयर्ड है, उसको रीजनिंग में, लॉजिकल थिंकिंग में, अडेप्टिव बिहेवियर में डिफ़िकल्टीज आ रही है, ऐसे बच्चे। दूसरे ऐसे बच्चे जिनको हेल्थ इश्यूज़ है, और तीसरा ऐसे बच्चे जिनको जिनके करेक्टरिस्टिक्स से आप पहचान लेंगे। तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जिस पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ, उसको आपने डीप में देखना है कि क्या क्या शारीरिक विकास इनके अंदर, किस तरीके के शारीरिक विकास इनके अंदर दिख रहे हैं, जिससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला अगर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे तो डाउन सिंड्रोम में जो बिल्कुल नवजात बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनके अंदर उनका जो फेशियल जो एक प्रोफाइल है, एक जो फेस का जो उनका स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल चपटा सपाट होता है, बिल्कुल फ्लैट। उनको आईज, नोज एकदम एक सीधा समान पैरेलल वे में आपको दिखाई देगा। अगर उनकी आँखों की तरफ आप ध्यान देंगे तो उनकी आईज जो है वो ऊपर की ओर स्लांट, और जो कॉर्नर्स हैं, उनके जो कोने होते हैं, वो अंदर की ओर मुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। जो स्किन है वो आईज जो है वो आपको थोड़ी गोल शेप में भी दिखेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूरा उनका मून लाइक एक होता है। अगर उनकी नाक की तरफ आप ध्यान देंगे तो बहुत ही छोटी सी नाक उनकी आपको दिखेगी, ज़्यादा लंबी इनकी नाक नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप उनके जो ओरल वे है, उनका जो मुंह है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो जीभ जो है उनकी वो बाहर की तरफ लटकी हुई दिखेगी, क्योंकि कई सारे इनको ओरल इश्यूज भी होते हैं। कई बार बच्चों को जो है जीभ भारी होने की वजह से लटकी हुई होती है आगे की ओर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जॉ है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ऊंचा है, तो इसकी वजह से वो उनको बोलने में भी आप देख सकते हैं समस्याएं होती हैं। साफ नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, स्पीच इश्यूज आपको सब में ही दिखेंगे। गर्दन जो है उनकी वो आगे की ओर झुकी हुई और छोटी होगी, लंबी गर्दन पीछे की ओर इस तरीके से उनकी नहीं दिखती है। कानों की जो उनकी संरचना है उसमें भी आपको प्रभाव दिखेगा। जो कान है वो एक उनका जो पिन्ना है और ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा दिखेगा एज पे कंपेयर नॉर्मल बच्चे। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से नहीं बना होगा, छोटा बना होगा जो ऊपर का ये संरचना होती है। आँखों में भी इनका जो है प्रभाव दिखता है।
जो सबसे बड़ा प्रभाव है, ज़्यादातर देखा भी है कि आइज़ प्रॉब्लम भी इनको होती है, जैसे कैटरेक्ट वगैरह है, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ये सारी चीज़ें दिखती है। लेकिन जो पुतली है आँखों की, उसमें एक सफ़ेद कलर का एक पारदर्शी एक जो है बिंब आपको दिखेगा, एक सफ़ेद कलर का, आपको आप कह सकते हैं स्टेन जैसा, धब्बा जैसा हर आँखों में आपको दिखाई देगा। हाथों की संरचना में अगर आप उसको पहचानेंगे तो इनके बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं होती है, सिर्फ ज़्यादातर केसेस में देखा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल एक डीप है, बहुत गहरी संरचना आपको दिखाई देगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हाथ हैं सपाट हैं, लेकिन एक ही लाइन, जो एक डीप जो क्रीज है वो इसमें बनी हुई है। तो इस तरीके से इनको हाथों की मुद्राएं इनकी दिखाई देंगी। फिजिकल फीचर्स में अगर हम और भी बात करें तो इनकी जो मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां में फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो टोन है, वो इनकी जो है प्रभावित है। जो काफ़ी बच्चे जो हैं वो हाइपोटोनिया का शिकार जो है आपको मिलेंगे, जिनकी मांसपेशियां लूज होंगी, शिथिल होंगी, जिसकी वजह से काफ़ी बार आपको दिखेगा एक जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स इनका कि ये बच्चे काफ़ी सुस्त होते हैं। हम बोलते हैं अरे खड़ा नहीं हो रहा, आलसी है बहुत ज़्यादा, इसको हर बार एक्सरसाइज करानी पड़ रही है, इसे खड़ा कराने के लिए बार बार बहुत ज़ोर, बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन कई बार मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों में जो मसल स्टोन्स हैं, वो उनका पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से भी, टोन में भी प्रभावित होने की वजह से भी ये लक्षण उनके दिखाई देते हैं। इसलिए उनको खड़े होने में, चलने में, बैठने में कई समस्याएं दिखती हैं। अगर हम उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 फोटोग्राफ्स है। ये 3 फोटोग्राफ्स मैंने लगाई है, जिसमें पहली आप बहुत इजीली पहचान पा रहे होंगे डाउन सिंड्रोम कंडीशंस है, दूसरी भी आप पहचान पा रहे हैं डाउन सिंड्रोम कंडीशंस है। लेकिन जो तीसरा बच्चा है, जो फीमेल कंडीशन, मैंने आप फीमेल जो फोटोग्राफ्स है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाउन सिंड्रोम कंडीशन नहीं है। ये जो बच्चा है ये मंगोलियन फीचर्स का है। इसीलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब डाउन सिंड्रोम जो है इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था लोगों को, तो सभी लोग उनको एक मंगोलियन नाम से भी पुकारते थे, जो कि उनके लिए एक स्टिग्मा बना था। तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट भी नहीं होती है, और इनको बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो मोटर डेवलपमेंट इश्यूज जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर था जिसमें हमने ट्राइसोमी 21 की बात की थी। अगर हम कहें सेकंड जो टाइप्स डाउन सिंड्रोम का, तो उसमें जो सेकेंड टाइम है उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, और ये भी आपको जनरली 3 to 4% के जो केसेस हैं उनमें दिखाई देता है। अब इसमें होता क्या है, वहाँ तो 21 में एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम 21 है वो ब्रेक होता है और वो अदर क्रोमोसोम्स में लोकेट हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर स्टडी देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम जुड़ा है वो 11 और 13 के साथ क्रोमोसोम जुड़ता हुआ पाया गया है, जिसकी वजह से इन बच्चों को और भी समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं ज़्यादातर केसेस में फिज़िकल प्रॉब्लम रहेगा, स्ट्रक्चर्स जो है वो वैसा ही डेवलप होगा जैसे अभी हम ट्राइसोमी केसेस में देख रहे थे, लेकिन इनको कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। इनको न्यूट्रिशंस का जो है वो भी प्रॉब्लम दिखता है, इनको जो है दिल की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये जो है ये सेकंड केसेस है। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो ये है मोज़ेज़िज्म, और ये भी केसेस ये होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते हैं।
1-2% के आबादी में आपको ये केस दिखाई देंगे जिसमें सिम्टम्स सेम हैं लेकिन इनके साथ मेडिकल कंडीशंस ज़्यादा ख़राब होती है। ये दिखेंगे कुछ नॉर्मल जैसे भी, लेकिन कई तरीके की मेडिकल इश्यूज़, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल इश्यूज़ में हार्ट इश्यूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि टॉन्सिल्स, हाइपोथायराइडिज्म, सीजर की प्रॉब्लम, बीपी जिसको हम बोल रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स बच्चे को होना। तो ये सारे एक्शंस जो हैं ये भी इनकी कंडीशंस में दिखते हैं, जिसकी वजह से जब ये क्लासरूम में जाते हैं तो इन सारी कंडीशंस को भी एज एजुकेटर हमें ध्यान रखना होता है। बात करें अगर डाउन सिंड्रोम को, कि अगर हम इसे पता करना चाहते हैं तो कि बच्चे को ये हो रहा है या होने वाला है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर एक टेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कराना है। इस टेस्ट का नाम क्रोमोसोमल कैरोटाइप है। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर ये टेस्ट करा लेती है तो जितनी भी क्रोमोसोमल इफ़ेक्ट हो रहे हैं शरीर के अंदर बच्चे के, उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है कि बच्चे जो हैं इनको मतलब आने से पहले या इनकी जो ये समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए पहले से ही एक जानकारी होना। अभी तक की स्टेप्स में मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में कोशिश करी है कि उनकी संरचनात्मक, उनके व्यवहार, उनकी भाषा, उनके किस तरीके के जो है विशिष्टताएं हैं उनको बताने की। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी आपको बताना कि इनकी लर्निंग प्रोफाइल कैसी होती है, सीखते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने जो इनका एक स्ट्रेंथ है, और बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है अपने तरीके से कि इन बच्चों की बेसिक स्ट्रेंथ निकाल करके इन पर काम करना, जिसमें इनको विजुअल लर्निंग अच्छा होता है, देख करके चीज़ें अच्छे से समझते हैं। सोशल इंटरैक्शंस इनका बहुत अच्छा होता है। आप इनसे बात करिए, आपके साथ बहुत खुलकर, बहुत हंसकर, बहुत आपको अपना बना करके बात करते हैं। इमिटेशंस में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ में मैंने इमिटेशंस दिया है, जिससे देखा है कि बहुत अच्छा असर आया है। रूटीन को फॉलो करना इन्हें बहुत पसंद होता है कि सेम एक्टिविटीज़ जब हम कर रहे हैं तो वो उनको उसको पसंद करते हैं। और ये ऑटिज़म के फीचर्स में मत जाइएगा, ये इनमें भी दिखाई दिया है कि ये भी टास्क में रूटीन, इनको जो दैनिक दिनचर्या है वो पसंद है, और रिपीटेशंस, प्रैक्टिस में आप वेरिएशंस अगर लेकर आते हैं तो वो भी उसको पसंद करते हैं। चैलेंजेस जो मैंने इनके साथ देखे कि वही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, जैसे मेन देखा जाता है फॉरगेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेमोरी जो है वो कम है, नहीं रख पाते हैं याद। प्लस ध्यान की भी समस्या होती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक बार एक एक्टिविटीज़ में देर तक अटेंशन नहीं बना पाते, एक्टिविटीज़ को चेंज करने की डिमांड करते हैं। अगर हमें यहाँ पर ध्यान देना है तो मैंने जो है 3 मेजर इनमें कंसर्न निकाले हैं जिनमें हमने उनको सपोर्ट देना है, जैसे कि मेमोरी पे काम करना है, अटेंशन पे काम करना है, स्पीच और लैंग्वेज पर काम करना है। अगर मैं इनकी बात करूं कि बेस्ट अप्रोच अगर मैंने देखा इनके साथ काम करके,
तो हैंड्स ऑन बहुत अच्छा काम करते हैं। आप डेमो दीजिए, उनके साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। प्लस स्टेप बाय स्टेप इनका जो है रूटीन होना चाहिए, टास्क होना चाहिए। बहुत ही स्मॉल टास्क करके स्टेप टू स्टेप उनको पढ़ाइए, जैसे कि आई एम श्योर आप सभी जानते हैं बेसिक स्ट्रैटेजीज टास्क एनालिसिस की है। और रिपीटेटिव लर्निंग्स जो है वो इनकी होती रहे, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो इनके साथ करिए। अभी बहुत रिसेंट में, बिल्कुल रिसेंट में ही हमारे यहाँ पर काफ़ी केसेस हैं डाउन सिंड्रोम में, जिसमें से हम इंडिविजुअल सेशंस के दौरान बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो उस दौरान बच्चे को गोल सिखाते हुए का मैंने कुछ कोशिश की है आपको यहाँ दिखाने की, जिसमें मैंने गोल लिया था बच्चे के लिए कि नंबर आइडेंटिफिकेशंस कराना है और मैचिंग सॉर्टिंग से कराना है। बहुत छोटी छोटी वीडियोस के तहत मैंने कोशिश करी। अगर आप आवाज़ के साथ भी सुन पाते तो आई एम श्योर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता कि मैचिंग में ये बच्चा जो है वो जवाब दे रहा है बहुत अच्छा। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी आइडेंटिफिकेशंस का जो है बच्चे का गोल था, जिसमें ये एक्टिविटी बेस्ड इससे पूछा हाथ कहाँ पर है दिखाओ, पैर कहाँ है, तो पैर को वो सिचुएशन से जोड़ रहा है कि जंप करके दिखा रहा है ये रे मेरे पैर। उससे पूछा हाथ कहाँ है, तो हैंड शेक करो या वेव करो, तो वो बाय बाय करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट कर रहा था। नंबर ट्रेसिंग में स्टार्ट करा था, ये आई एम श्योर आप सभी लोग ये एक्टिविटीज़ करते हैं। नंबर ट्रेस करा था और जब डायरेक्शंस नहीं हुई सही तो लास्ट में जब जाएंगे तो उसको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ी। और हर टास्क में बहुत छोटा सा भी इनिशिएटिव अगर ले रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे जो प्रेजेंटर जो टीचर्स हैं उनके मेंटर्स वो बहुत अच्छे से उसको शेप कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को थ्रू द रेनफोर्समेंट। और बहुत ही ईजिली उसने प्रॉम्प्ट को ग्रेस्प किया और फिर परफॉर्मेंस अच्छा किया। आप लास्ट में अगर देखेंगे तो अभी ये उसको ए बनाने के लिए बोला है और जब दिख रहा है डायरेक्शन सही नहीं है, लाइन सही नहीं बना रहा है, तो उसके बाद हाथ पकड़वा करके उस टास्क को कराया है। ये प्रॉम्प्ट है फिजिकल। ये टॉयलेट इंडिकेशंस का उसको दे रहे थे कि मेल का सिंबल जो है वो आप आइडेंटिफाई करिए। तो उसका जो रियल जहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है वहाँ जा कर के उसने उसको विजुअली देख करके प्रेस किया, बताया, इंडिकेट किया ये है। तो एक रियल लाइफ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया कि आप जाओ जहाँ पर वॉशरूम बना है वहाँ जा कर के फिर इंडिकेट कीजिए। तो उस विजुअल इनपुट को उसने ग्रेस्प किया। तो यही कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी लाइफ जो है वो बेस्ट हो। तो आज का टॉपिक यही तक की था। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for that insightful presentation. Next, we welcome Dr. Kalyani, ma'am, Speech and Hearing Specialist and Director of Clear Speech and Hearing Center, Faridabad, for a talk. Please give her a warm welcome. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो अभी डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत अच्छे से मैम ने सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया और मैं उसी को बस आगे बढ़ाऊंगी और थोड़ा सा और बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में, बिकॉज मुझे जो लगता है हमेशा जो अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए ना उसका बहुत इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। एंड और मुझे आज के प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगा कि एक बैरियर जो होता है हमेशा अंडरस्टैंडिंग का, उसमें हमें देखना चाहिए जो ऑडियंस है 80 और 20 के रेशियो में 80% लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, 20% किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। तो आई थिंक
जो अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ बहुत मज़े से सब सुन रहे थे बिना कुछ नॉइज़ क्रिएट किए हुए, वही मैं ऑब्जर्व कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल था। एंड थैंक यू सो मच मैम, इट वाज सो गुड, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड रियली वी शुड गिव गुड बिग तालियां फॉर मैम, सब लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना अच्छा डाउन सिंड्रोम को मैम ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। अभी मैं उसके आगे क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, एंड आफ्टर माय प्रेजेंटेशन आप लोग बहुत आराम से कुछ भी पूछना चाहते हैं कि स्कूल के बारे में या कैसे डील करें इन बच्चों के साथ, आप मुझे पूछ सकते हैं। बिकॉज आई एम लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, तो मुझे लगता है लैंग्वेज हमारे बीच में बैरियर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और आराम से अच्छे से किसी भी टॉपिक पर easy way में you can ask to me. Okay, right. So I'm Dr. Kalyani Singh, speech and language specialist. पहले मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी मेरा अपना सेंटर है, क्लिनिक है दिल्ली में और फरीदाबाद में। ओके, सो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस in all the patient who is having language difficulty, speech difficulty and voice difficulties. तो किसी भी टाइप का अगर जो language barrier आता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो आज का जो टॉपिक है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विथ डाउन सिंड्रोम। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, नेक्स्ट, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोजोम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जो हमारा क्रोमोजोम है 46 है और मैम ने बताया कि एक क्रोमोजोम है ना, यानी कि 47। अब ईच एंड एवरी क्रोमोजोम जो होता है वो किसी न किसी पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है उससे क्या, हमें हमेशा ये समझ में नहीं आता ना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्चुअली क्या है, जो क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है उससे हमें एक्सप्रेशन, सोशलाइजेशन यानी कि कम्युनिकेशन, ये सारा जो है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसमें भी डिले हो सकता है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हम लोग क्या दोनों बातें कर सकते हैं? स्पीच एंड लैंग्वेज यानी कि हमारे ऑडियंस, आप लोग हमारे ऑडियंस हो और मैं स्पीकर हूँ, बट आई वॉन्ट ये प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन की तरह हो। कम्युनिकेशन क्या होता है? एजुकेटर्स को तो बहुत अच्छे से पता होता है व्हाट इज कम्युनिकेशन। प्लीज गिव द माइक ना, माइक दीजिए ऑडियंस में। व्हाट इज कम्युनिकेशन? बात करना ना, कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। If communication is not there, that means we cannot exchange our ideas. जो हमारे मन में जो बीतता है वो हम exchange नहीं कर सकते, अपने thought को exchange नहीं कर सकते, है ना? So what happens, अगर speech and language यानी कि speech develop नहीं होगा time से, तो we cannot acquire the language on time, right? अब acquiring the language में क्या होता है, क्या क्या होता है? For acquiring the language, we should have all our sense organ active. यानी कि क्या क्या cause हो सकता है? तो at first we will come with the importance of speech and language. Speech and language develop होने के बाद we can have the language development on the time. Society में socially language acquire करने के बाद easily हम understand कर सकते हैं, उसको express कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। नाउ माइलस्टोन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से लैंग्वेज एक्वायर करता है, राइट? हाउ? बच्चा जब जन्म लिया, रोया और ये मैसेज आया कि बच्चे को भूख लगी है, दैट मीन्स लैंग्वेज इज देयर ना, राइट? सो लैंग्वेज इज देयर। उसके बाद जैसे ही कोई आवाज आया सोशल स्माइल आ जाता है, सो दैट टाइम ऑल्सो रिसेप्टिव इज देयर। जैसे ही ग्रोइंग एज आता है, आपका 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो कुछ ना कुछ चेंजेस, एक्टिविटीज फील होता है। जब ये एक्टिविटीज चेंजेस फील होता है, दैट मीन्स जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। बट सपोज
अगर कोई बच्चे में सोशल स्माइल डेवलप नहीं हुआ है और वर्ड डेवलप नहीं हुआ है, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? चाइल्ड इज गेटिंग डिलेड इन स्पीच एंड लैंग्वेज एक्वायर, राइट? नाउ व्हाट विल बी द काउज ऑफ डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज? कैन बी मेनी कॉजेस. एक तो हो सकता है कि हियरिंग ठीक से नहीं है, इंटेलेक्चुअल, दैट इज ऑल्सो कैन काउज. एंड अदर काउज इज बिहेवियर, कैसे वो बिहेवियर ले रहा है, रिसेप्टिव कितना ले रहा है, एक्सप्रेसिव कितना ले रहा है. सो ऑल दोज थिंग, एवरीथिंग. अगर कोई भी एरिया में चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेट द गुड सपोर्ट, दैट मीन्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लैंग्वेज. ठीक है, अभी हम सब ने लैंग्वेज जो एक्वायर किया है वो सुन करके किया है. सो फॉर द अर्ली डिटेक्शन, ओके, व्हाट वी नीड टू डू, जैसे ही हमें पता चलता है कि बच्चे में कोई रिएक्शन नहीं है, यानी कि वो रो भी नहीं रहा है, हंस भी नहीं रहा है, बॉडी मूवमेंट्स भी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स इट इज अलर्ट साइन. वी नीड टू assess the child. Why we need to assess the child? To get early detection and early intervention. Now, why early detection and why early intervention is important? Why it is important? Because जो स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, आप लोग सबको पता होगा, वो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है. 3 साल का बच्चा अगर जो कुछ नहीं बोल रहा है, 2 साल का बच्चा अगर कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या क्या उसके साथ हो सकता है प्रॉब्लम? कनेक्ट नहीं होगा, है ना? एंड जब स्कूल जाएगा तो ही विल बी नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ही विल बी नॉट एबल टू से एनीथिंग. आप स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो क्या करते हैं? शेयर करते हैं आइडियाज, थॉट, क्या हुआ स्कूल में, कैसे हुआ, नहीं हुआ. लैंग्वेज नहीं भी डेवलप है, फिर भी लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज डेवलप करते हैं. सो व्हाट हैपन इफ चाइल्ड इज नॉट सेइंग, 9 मंथ में भी अगर जो बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा है, 1 ईयर का हो गया, 1 वर्ड नहीं डेवलप हुआ है. नाउ अगर जो आप असेसमेंट करेंगे ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बोलता है. क्या बोलता है भाई? वो किसी को भी मम्मा कह देता है, किसी को भी पापा कह देता है. इज इट दैट इज लैंग्वेज? नो. If it is meaningful, means child is seeing the father and saying papa, that is the meaningful word. Otherwise that is not meaningful word. So here what I said, we all, doesn't matter कि I am the expert, you are the expert, who is the expert. थोड़ा बहुत अवेयरनेस, नॉलेज सबको होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, कब हमें लगता है कि हमारे बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रहा है. डाउन सिंड्रोम के बारे में जितना आपको बताया गया कि वो स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें दिक्कत है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. बट अगर है, उसके बाद हमें स्पीच एंड लैंग्वेज सही टाइम पे एक्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिले होगा. बट आफ्टर गेटिंग डिले, विद द हेल्प ऑफ गुड intervention program, we can acquire the language and we can socialize with the person. How? See, what happens when child is not able to say any word, okay, like mama pani de do, okay, and child feels कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो बता नहीं पा रहा है. अगर आप अपनी बातें नहीं बता पाओगे तो क्या करोगे? सपोज आपको कुछ कहना है बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, व्हाट यू विल डू? वो भी तो आना चाहिए ना. नहीं, अगर हम अपनी बातें नहीं बता पाते हैं, मीन्स देयर इज नॉट अ वे. व्हाट यू आर सेइंग दैट्स कम्स अंडर द ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव डिवाइस, दैट इज AAC. इन्हांस करते हैं, लैंग्वेज को इन्हांस करते हैं जेस्चर्स के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, या फिर साइन के थ्रू. बट अगर जो उसके थ्रू भी नहीं कर पाते हैं तो एग्रेसिव हो जाता है बच्चा. आपको लगेगा कि बच्चे तो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, बहुत इंपल्सिव हो रहा है, इसको ADHD हो गया है.
So we need to assess the child as earlier as possible, and then we can start the intervention program with the specialist of therapist, right? अब कैसे आप असेस करेंगे? देयर आर टू वे ऑफ असेसिंग. रील्स के बारे में सब लोग आप लोग ने सुना होगा. ओके, रिसेप्टिव क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज को, तो हमें दोनों एरिया देखना है, कितना अंडरस्टैंडिंग है और कितना एक्सप्रेसिव है. अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा या एक्सप्रेसिव? सपोज सम चाइल्ड इज हैविंग 3 years old. ओके, इफ चाइल्ड इज 3 years old, यानी कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होना चाहिए देन एक्सप्रेसिव. क्योंकि आपने पहले क्या सीखा? पानी सीखा. ये पानी है, तभी हम बोलना सीखते हैं, पानी, राइट? सो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको जनरलाइजेशन कर सकते हैं. जनरलाइजेशन हम कैसे करेंगे? यानी कि बोल करके, किसी कोई भी है तो आप पानी ले लो, ये कर लो. तो इससे क्या होगा? सोशलाइजेशन भी होगा. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर लेट से असेसमेंट हुआ है बच्चे का, तो वो थेरेपी भी लेट से स्टार्ट होती है. और लेट से थेरेपी स्टार्ट होने के बाद बच्चा बहुत सारा साइन डेवलप कर जाते हैं. ठीक है, अगर साइन डेवलप कर गया तो वो बोलना नहीं चाहेगा. बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ. कोई भी बच्चे में अगर ज़्यादा साइन डेवलप हो रहा है, इवन दो चाइल्ड इज एबल टू हियर, अगर बच्चा सुन सकता है तो बच्चा बोल भी सकता है. और अगर नहीं सुन सकता है तो हमें क्या करना चाहिए? हियरिंग असेसमेंट करा सकते हैं ना, क्योंकि हियरिंग असेसमेंट का भी अलग अलग तरीका होता है. हो सकता है उसको माइल्ड लॉस हो सकता है मॉडरेट लॉस हो सकता है कंडक्टिव लॉस हो सकता है सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है मिक्स लॉस हो. तो किसी भी टाइप का अगर जो लॉस है या उसका कुछ उपचार हो सकता है, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे? सबसे पहले हियरिंग का हम टेस्ट करवाएंगे, और अगर उसको एम्प्लीफिकेशन डिवाइस की ज़रूरत होगी, जिसका नाम आप लोग ने सुना होगा हियरिंग एड, वो दे करके उसको सुनने में हेल्प करेंगे. क्योंकि जब तक इजी यानी कि नॉर्मल वे में बच्चा नहीं सुनेगा, तब तक वो लैंग्वेज को भी नहीं एक्वायर करेगा. क्या एक्वायर कर जाएगा? अगर आप नहीं सुनोगे तो क्या एक्वायर कर जाओगे? मोस्टली 2 तरह का लिसनिंग भी होता है ना. एक तो आपका पोस्टलिंगुअल हो गया, ठीक है, और एक प्रीलिंगुअल हो गया. तो कंजेनाइटल भी होता है, एक्वायर भी होता है. अभी अगर जो नहीं सुनते हैं और सामने में कोई बोल रहा है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द लिप रीडिंग, राइट? वो क्या बोल रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से गेस करते हैं, राइट? या फिर क्या करेंगे? जस्ट एक कुछ भी, अगर जो कुछ भी बोल रहा है तो उसको मेक आउट करते हैं कि ओ ये बोल रहा होगा, बट ये मीनिंगफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. या तो ईयर लेवल पे जाकर के सुनने की ट्राई करते हैं. तो ये सब अगर जो किसी में लग रहा है कि बच्चा ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको IQ टेस्ट भी कराना है, हियरिंग टेस्ट भी कराना है, एंड देन वी नीड टू चेक आउट विच एरिया we need to work out with the child. Okay, sometimes what happen, therapists also, they are just sitting in the room और therapy दे रहे हैं, बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये बच्चा बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? Why we need always to sit and talk with the child and give the therapy? We can try to communicate in the natural setting room, natural environment में, है ना. उससे क्या होगा कि जब अगर जो सपोज एक विजुअल दे करके आपने सिखाया कि ये स्पून है, अब बच्चा गया घर में, उसको कोई भी स्पून नहीं बोल रहा है, वो चम्मच बोल रहा है. सब उसकी मेड भी चम्मच बोल रही है. वो कंफ्यूज है कि मुझे चम्मच सीखना, चम्मच क्या होता है, स्पून मुझे सिखाया गया था. तो एट फर्स्ट हमें देखना है कि किस लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, कैसे जनरलाइजेशन होगा. क्या हम सिखाएं तो फिर बच्चा ज़्यादा अच्छे से लर्न करके उसको अपने लाइफ में यूज करेगा, राइट? तो प्ले एक्टिविटी वी कैन यूज, प्रिटेंड play activity we can use, and we can enhance the language day by day by generalization in the society, in the all the setup in it means we can ask
just explore, going to the park, going to the different areas. Just take the child sometimes, market here and there, and then ask to communicate. Means क्या कैसे communication कैसे करेंगे? Greetings के through. Okay, closing conversation, saying hello. Now you can ask me, ma'am, बहुत सारा try कर लिया, but बच्चा cooperate नहीं कर रहा, वो उसका speech आ ही नहीं रहा है, क्या करें? In that time you need to check the age level of the child. Okay, अगर एज लेवल जो है बच्चे का ज़्यादा है और स्पीच डेवलप नहीं हो रहा है, तो वी नीड टू गिव द ऑल्टरनेटिव डिवाइस. राइट, ऑल्टरनेटिव डिवाइस क्या होगा? साइन दे सकते हैं, जेस्चर्स दे सकते हैं, और आजकल हाईटेक डिवाइस भी है, लोटेक डिवाइस भी है. एनीथिंग वी कैन प्रोवाइड टू द चाइल्ड फॉर द कम्युनिकेशन, टू गेन द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है. या दिस ऑल्सो आई सेड टू यू ऑल कि जो अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन, ये दोनों पे हमें वर्कआउट करके ये देखना है कि बच्चे का अगर जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि रिसेप्टिव एरिया अच्छा हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो वी कैन मेक द कम्युनिकेशन बुक, कम्युनिकेशन डिवाइस दे सकते हैं, और डे बाय डे वोकेबलरी लिस्ट ऑल्सो यू कैन एक्वायर. अब वोकेबलरी लिस्ट कैसे दे सकते हैं? जैसे पार्क का फोटो बना लिए, या फिर बर्थडे पार्टी का फोटो बना लिए. डे टू डे एक्टिविटीज जो होता है उसका भी हम पिक्चर्स बना सकते हैं. जस्ट लास्ट पेज ना. ओके, एंड देन वी कैन आस्क टू इम्प्लीमेंट टू द पेरेंट्स. पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इसे आप घर में भी इम्प्लीमेंट कीजिए और प्रैक्टिस कराइए. ऑलवेज स्पीच और लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए, यानी कि स्पीच थेरेपी जो है वो वन वे प्रोसेस नहीं है. इट इज ए टीम वर्क टू डू. वी नीड टू गेट द नॉलेज हाउ टू डू प्रैक्टिस एट होम. ऐसा नहीं है कि आप थेरेपी दिलवाने गए, थेरेपी हो रहा है, आप बस रिसेप्शन में बैठ गए और फाइनली हो रहा है, बस मैं बच्चे के लिए थेरेपी तो ले ही रही हूँ, वही रिक्वायर्ड था, हो रहा है. बट इज इट योर चाइल्ड इज गेटिंग करेक्ट थेरेपी? इज इट आर यू गेटिंग ट्रेन्ड बाय द थेरेपिस्ट कि आपको प्रैक्टिस कैसे कराना है? एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. वाई? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है स्पीच एंड लैंग्वेज एक्वायर करने का. अगर आप एक एक दिन भी नहीं हम प्रैक्टिस कराते हैं या फिर नहीं हो पाता है, तो दैट मीन्स व्हाट? वी आर नॉट हैविंग मच टाइम विद द चाइल्ड. क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो जितना अर्लीस्ट हो जाए उतना अच्छा बच्चे का होगा. नहीं तो साइन लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा, अदर एरियाज में वो डिले हो जाएंगे. राइट? ओके, थैंक यू सो मच. Okay, thank you, ma'am, for sharing your expertise and experience with us. Now we have Nisha, a student of AIRSR, with us for a poem recitation. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम निशा है. मैं आईडीटी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो डाउन सिंड्रोम जैसी स्थिति के साथ रहते हुए भी अपने हौसले से हर मुश्किल को हराते हैं, उन बच्चों के लिए समर्पित है. तो चलिए शुरू करते हैं. छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने लिए, मुस्कुराहट से हर दर्द को छुपाए चले, धीमे कदमों से दुनिया को जीतते हैं. ये बच्चे नहीं खुदा के नूर दिखते हैं. शब्द भले हो थमे थमे पर भावों में नदियाँ बहें. इनकी हंसी में जादू छिपा है जो हर दिल को छूता रहे. हर मुश्किल को हंसकर हराते हैं, अपने हौसले से जीत दिखाते हैं. इनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान जैसे खुद हो भगवान का वरदान. चलिए मिलकर करें सलाम इनकी हिम्मत को, इनके अरमान. एक मुस्कान इन पर लुटाइए, इनके सपनों में रंग भर जाइए. आप सभी को धन्यवाद. Now we have Mr. Ravinder Saini sir, head of the department, SGT University, Gurugram, among us for the next session. Please welcome him on the stage. Please give him a huge round of applause. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जैसा अभी पहले मैम ने बताया था कि डाउन सिंड्रोम के बारे में ब्रीफ में कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो उसके बाद है कुछ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जो हम करते हैं डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ या CWSN के साथ. उसी में एक जो टर्म्स है डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट्स, उनका कैसे टैकल करेंगे या उनके रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है सोसाइटी की, वही हमारा टॉपिक है. डाउन सिंड्रोम है क्या? पहले तो एक जेनेटिकल
कंडीशन है जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 21 वाला, वो पार्ट 2 में डिवाइड होता है, जैसा मैम ने अभी इजीली कन्वे किया था आपको। इसको कंटिन्यू करें, जो बेसिक पॉइंट्स हैं या स्टार्ट। जो कॉमन स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हम करते हैं, स्टीरियोटाइप कि क्या है, पीपल विद डाउन सिंड्रोम कैन नॉट लर्न, कि वो पढ़ नहीं सीख सकते, लिख नहीं सकते या कुछ नया सीख नहीं सकते। अगर आप एक्सपोजर दोगे पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट्स को, कोई भी हो, एक्सपोजर मिलेगा तो कोई ना कोई लर्न करेगा ना। हाँ, उसका पेस अलग हो सकता है किसी भी टाइम को सीखने का, कि कोई भी, आप सभी बैठे हैं नॉर्मल, मेरा अलग पेस है सीखने का किसी भी एक्टिविटी को, आपका कुछ अलग होगा। आपकी जो भी 30 की इनटेक होती है आपके कोर्सेज में, डिप्लोमा और बीएड, तो क्या सभी एक एवरेज पेस से सीखते हैं? सबका अलग अलग पेस होता है ना। अगर लेकिन उसको सिखाने के कुछ मेथड्स या अप्रोचेस डिफरेंट कर दिए जाते हैं। अगर उसी तरीके से हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो सीख सकते हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी, वो हर टाइम पर वो स्माइलिंग फेस रखते हैं, तो क्या होता है, बहुत खुश हैं। ऐसा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है कि जैसे स्माइल है फेस पर तो क्या है, वो बहुत खुश रहते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन सबके क्या होता है, इमोशंस होते हैं ना, एक्सप्रेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना होता है। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट वर्क और लिव इंडिपेंडेंटली, वो कोई काम नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंटली लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। जब हम सीख सकते हैं कुछ भी तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली लाइफ भी सर्वाइव करेंगे ना। अगर पर्टिकुलर आप किसी भी डोमेन में आप उसको एक स्किल के लिए ट्रेन करते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा, उससे अर्निंग होगी। माइंड मत कीजिएगा, एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि जैसे कुछ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, आसाम, मेघालय, है ना, उनके जो भी सिटीजन्स हैं उनको हम एक ही टाइप से बोलते हैं कि क्या है, बाय फेस वैल्यू चाइनीज लगता है ना। वो जो टर्म हम यूज करते हैं इनएप्रोप्रिएट है, वो सेम यहाँ पर भी है कि सबको एक ही जैसा काउंट कर देते हैं हम उनके फेशियल एक्सप्रेशन या उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, तो वो नहीं करना चाहिए। ऑल द पीपल विद डाउन सिंड्रोम आर ओवरवेट, थोड़ा सा हेल्दी है, उनकी टर्म ऐसी है, वो ओवरवेट है नहीं, कुछ प्रैक्टिस के साथ या डिफरेंट थेरेपीज के साथ स्लिम भी है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में या बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं। पीपल हु हैव डाउन सिंड्रोम डू नॉट फील पेन, जो फर्स्ट पॉइंट था कि हाँ भाई स्माइलिंग फेस है तो पेन को फील ही नहीं कर पाते, और उसी की वजह से वो मोस्टली जो सोसाइटी है उसमें बुलिंग करते हैं, पर्टिकुलर इन स्टूडेंट्स के साथ या इन पर्सनस के साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। कैन नॉट वॉक और प्ले स्पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं तो वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप एक्सपोजर दे रहे हैं या आप जो भी सोसाइटी के रोल मॉडल्स देखेंगे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, या जो डिफरेंट स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसमें भी। पीपल हु हैव डाउन सिंड्रोम डाई यंग, जो लास्ट पॉइंट है कि हाँ भी अर्ली स्टेज में क्या होता था, 85 के नियर बाय जो स्टडी हुई थी उसमें था कि जो इनकी एवरेज एज थी वो थी 25 के नियर अबाउट, 25 to 30। लेकिन जो मेडिकल रिसर्च हुई, थेरेपीज आई, इंटरवेंशन हुए, उसके बाद जो 2011 में रिसर्च हुई, उनकी एवरेज एज है अभी 60 ईयर्स के नियर बाय। तो डिफरेंट टाइप की थेरेपीज के थ्रू या मेडिकल इंटरवेंशन के बाद लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सकता है, जैसे जैसे आप उसके लिए काम करते हो। वो एक फिनोमिना है कि हाँ भी यंग एज में डाई हो जाएगा, लेकिन आप डिफरेंट थेरेपीज या ट्रीटमेंट अवेलेबल कराओगे तो वो ट्रीट होगा और लाइफ एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। इस स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर में परसेप्शन होता है हमारा मेन। परसेप्शन बनाते कैसे हैं या बनता क्यों है हमारा, है क्या परसेप्शन, कोई बताएगा एक बार? परसेप्शन है क्या किसी भी चीज़ के लिए? जैसा हम देखते हैं या सुनते हैं या फील करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी अब मैंने नाम नहीं लिया था कि क्या बोलते हैं, चाइनीज बोल देते हैं, वो परसेप्शन है ना हमारा। तो वही है इन स्टूडेंट्स के लिए, इन पर्सन्स के लिए भी हमारा परसेप्शन कैसा है। जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है हमारे परसेप्शन के थ्रू था कि हमें सोसाइटी में बताया गया, ऐसा समझाया गया और उसी को हमने टैग लाइन की तरह से ले लिया गया। अगर हम उसके लिए काम करेंगे तो सारी चीज़ें इरेज हो जाती हैं और नेक्स्ट मूवमेंट आता है। इसी में है सोसाइटियल ट्रीटमेंट, कि अगर हम
अपने बच्चे को, जो भी पेरेंट्स हैं या आप सिबलिंग्स हैं या आप केयर टेकर्स हैं, उस बच्चे के साथ जैसा एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को, तो सोसाइटी भी वैसा ही बिहेव करेगी। एक नॉर्मल बच्चे के साथ पेरेंट्स अगर उसको कुछ भी एकेडमिकली लो अचीवर है या कुछ अचीव नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या रहता है, यार वो जो XYZ दूसरी फैमिली में बच्चा है वो बहुत अच्छे से अचीव कर रहा है और मेरा बच्चा लो अचीवर है, वो कुछ काम नहीं करेगा, उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जैसा जैसा वो परसेप्शन बना रहा है अपने बच्चे के लिए, सोसाइटी उसको उसी वे में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देती है कि जैसे आपके कुलीग्स जो भी होंगे, नेबर्स या रिलेटिव्स, उसी टर्म्स के साथ आपके बच्चे को देखेंगे। लेकिन अगर आप चेंज करेंगे, नहीं ठीक है यार मेरा बच्चा है, वो कम एफर्ट के साथ ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा तो फेलियर हो जाएगा, लेकिन उसमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगी ना। आपको पता है कि जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम है उसमें मल्टीपल इश्यूज हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, फिजिकल चैलेंजेस भी हैं, उसको एफर्ट लगवाइए ना। एफर्ट के बाद क्या होगा कि हाँ भाई उसने इतना मल्टीपल एफर्ट किए। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था शाम को ही, एक 19 ईयर में होने के बाद पेरेंट्स को आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, पेंटिंग है उसकी स्ट्रेंथ। 19 ईयर से क्या था, चलिए पेरेंट्स का भी एफर्ट है ना 19 ईयर्स के बाद, लेकिन अगर वही स्पेस उस 19 ईयर के फेज में जो नॉर्मल बच्चा है वो क्या करता है, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होता है, लेकिन उसको वो 5th स्टैंडर्ड में ही है एकेडमिकली तो। लेकिन एक जो स्किल फाइंड आउट की पेरेंट्स ने कि हाँ भाई पेंटिंग में अच्छा कर रहा है, उसी के ऊपर एफर्ट लगाएंगे तो सोसाइटी उसको प्रेज करेगी डिफरेंट वे में आकर, अदरवाइज वही उसको डिमोटिवेट करने में स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सेस एंड इंक्लूजन। जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे इन्वायरमेंट को एक्सेस करने की, तो कोई कुछ लर्न कर पाएगा। अब मोस्टली करते क्या है कि बच्चे को घर पर होल्ड कर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्पेशल इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पर भेज देते हैं, उसके बाद जो इन्वायरमेंट है उसका एक्सपोजर कम देते हैं। जब तक आप एक्सपोजर नहीं दोगे सोसाइटियल डिफरेंट वे में, मार्केट में जाना है, पिकनिक पर जाना है, शॉपिंग करनी है, उसको एक्सपोजर दीजिए, उसको लर्न करने दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, फिर उसको गाइड कीजिए कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। जब तक हम एक्सेस ही नहीं देंगे, एक एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ, जब 3 महीने से लेकर 3 साल तक का बच्चा होता है ना, उसको स्पेशली कौन केयर करता है, मदर ही। कोई सिबलिंग्स, कोई अंकल आंटी उसको मूवमेंट के लिए बाहर नहीं लेकर जाते, क्योंकि उसकी जो पर्सनल डोमेन की एक्टिविटीज़ होती है ना, टॉयलेटिंग एंड बाथिंग, वो कंट्रोल नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल हो जाती हैं, सभी उसकी उंगली पकड़कर चलते हैं, चल मार्केट चलते हैं, चल यहाँ चलते हैं। वो क्या है, एक्सपोजर दे रहे हैं ना। एक लिमिटेशन थी उसकी, अगर उस लिमिटेशन को आप क्रॉस कर देंगे या उसके लिए ट्रेन कर देंगे, जैसे वो ट्रेन हुआ, तो वो क्या होगा, एक्सपोजर में चेंज हो गया, और वो एक्सपोजर चेंज होने के बाद आपकी सोसाइटी का और आपका जो एटीट्यूड होगा या परसेप्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। अब कोई भी बच्चा काम कर रहा है, लो अचीवर है या कम एफर्ट लगा पा रहा है, तो डिमोटिवेट तो पहले से ही है ना थोड़ा सा, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। अगर हम उसको ये बोलेंगे यार तेरे से होगा ही नहीं, तू कर ही नहीं पाएगा, तो और क्या होगा उसका रिजल्ट, और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। लेकिन नहीं यार, आपने एफर्ट लगाया। एक FACP टूल आप सबने पढ़ा ना, पढ़ा है, उसमें कैसे स्कोरिंग करते हैं हम, 5 4 3, या उसमें कुछ और टर्म्स हैं, येस और नो और क्लूज हैं, VP GP PP है ना, प्लस माइनस है यही। अदर टूल्स में क्या है, येस और नो के साथ है, करता है या नहीं करता। उस करने में येस और नो के बीच में कितना गैप है, ऑलमोस्ट 100% का ही, 100 पॉइंट्स का ही। अगर कर रहा है तो 100 है, नहीं कर रहा तो 0 है, यही। लेकिन FACP जैसे चेकलिस्ट में स्कोरिंग करवाता है कि वो वर्बल प्रॉम्प्ट के थ्रू करता है, ये वो फिजिकल प्रॉम्प्ट के थ्रू करता है। अगर आप उस तरीके से स्कोर करोगे अपने बच्चे के साथ कि हाँ यार आपने एफर्ट लगाया, चाहे 10% लगाया या 5% लगाया, आपने एफर्ट लगाया ना, रिजल्ट आएगा टाइम के बाद आएगा। जो सूरज सर ने भी एक एग्जांपल कोट किया था कि आप एफर्ट लगाइए, अजय सर ने, कि नॉलेज होती है ना वो कभी भी काम आएगी। जो आप लर्न करोगे आज, जरूरी नहीं है कि वो कल ही काम आए,
वो एक टाइम के बाद भी काम आएगा, लाइफ में कभी भी। तो सेम है, वो एफर्ट जो आज लगा रहा है वो 10 है या 5 है, वो धीरे धीरे कर कर वो 100 पर भी जाएगा, तो उसी के साथ बचेगा जो सेल्फ एस्टीम है या कॉन्फिडेंस है वो बूम हो जाएगा। टेकिंग चार्ज, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, कि जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, या जो भी केयर टेकर्स हैं या हम जो हैं स्पेशल एजुकेटर्स वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिलकर, तो क्या होगा, फेलियर ही रहेंगे। तो मेन पॉइंट है, स्टॉप ट्रीटिंग लाइक बेबीज एंड ट्रीट देम एज पर देयर एज। कि हम मोस्टली बच्चे को क्या बोलते हैं कि यार छोटा बच्चा है, ना समझ है, इसको ऐसे मत बोलिए, इसको ऐसा मत करने दीजिए, प्रॉब्लम होगी। मोस्टली अभी लास्ट मंथ में ही मैं एक अदर सेमिनार में था, तो वहाँ एक ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स थी जिसकी एज थी 23, और उसकी मदर कह रही है कि वो ना इंडिपेंडेंटली नहीं रहती अपने घर पर, या अपने इन्वायरमेंट को एक्सेस नहीं करती। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, क्या आपने एक्सपोजर दिया? बोले नहीं, हम उसके साथ ही रहते हैं। जब आप साथ रहते हो तो फिर आपको कैसे पता चला कि हाँ भी वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती या इंडिपेंडेंटली नहीं रहती? आप उसको एक्सपोजर दीजिए ना, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो जो एक्टिविटीज़ कर रही है या कर रहा है उसको करने की एक बार चॉइस तो दीजिए। चॉइस के नाम पर तो हम वहीं डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, नहीं वो नॉर्मल बच्चा है तो उसको बाहर जाने की इंडिपेंडेंट है, जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा स्पेशल रिक्वायरमेंट है आपकी, तो नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगी हर टाइम पर 24/7, तो लाइफ में कैसे सर्वाइव करेगा? तो उनको जो उसकी एज है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग ही डील करना है। स्टॉप आस्किंग येस और नो क्वेश्चन, एंगेज इन हायर थिंकिंग क्वेश्चंस। कि येस और नो में क्या बस आंसर दीजिए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कीजिए, उसको सोचने का मौका दीजिए, जैसा उसका इन्वायरमेंट है उसको जाने दीजिए, और फिर उससे इनपुट लीजिए कि आपने क्या फील किया, आपने क्या देखा। एक और एग्जांपल है इसी के साथ, कि जब भी आप कुछ भी प्लान करते हो ना इन बच्चों के साथ, तो उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए पर्टिकुलर सिचुएशन की। कोई गेस्ट भी आ रहा है हमारे घर पर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कल या परसों या नेक्स्ट डे कोई गेस्ट आएगा या रिलेटिव आएंगे, हमें क्या क्या परफॉर्म करना है, हमें कैसे रहना है, तो वो अवेयर हो जाएगा। या आपको कहीं बाहर जाना है, सडन हम क्या प्लान करते हैं, चलिए आज मूवी चल रहा है, आज मार्केट में चलना है, चल भाई बेटा हाथ पकड़ मार्केट। अगर आपका मूड नहीं है तो आप जाते हो कभी भी? आप सभी बैठे हैं, क्या जाते हैं? आपका मूड नहीं है तो, लेकिन फिर पर्टिकुलर उस बच्चे के साथ क्यों करते हैं ऐसा? तो उसको भी चॉइस दीजिए इंडिपेंडेंटली कि वो क्या सोचता है और क्या करना चाहिए उसको। टीच सोशल स्किल्स, जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो सोशल स्किल्स सिखाइए। वो दिखता है ऐसा है कि हाँ भी वो सोशली कंपेटेबल है स्माइली फेस के साथ, लेकिन उसकी भी कुछ इमोशंस हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सोशल सिचुएशंस जो अराइज होती है पीयर के साथ या वर्क प्लेस पर, तो उसमें कैसे टैकल करना है वो सिखाइए उसको। मैनी थिंग्स कैन बी ब्लेम्ड, और पुअर पेरेंटिंग, ये सबको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि हाँ भी पुअर पेरेंटिंग होती है, कि हम डायरेक्ट बात ही नहीं करते अपने बच्चे के साथ। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमारे टीचर ने ऐसा बोला है या आपके टीचर ने ऐसा बोला है तो आपको यही परफॉर्म करना है, और उस टीचर की या वो जो भी केयर टेकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्टली में पेरेंट्स के पास उतना टाइम ही नहीं है कि अपने बच्चे के साथ आराम से बैठकर बात करें डिटेल में कि आज आपने फुल डे में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कैसे आपका दिन गया। कभी बात करते हैं आप या आपके पेरेंट्स आपके साथ? तो फिर लेकिन हम ट्रेन क्या कर रहे हैं कि हमें बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए। हमारे साथ नहीं हुआ वो हो गया है, लेकिन हमें गुड पेरेंट बनना है या गुड केयर टेकर बनना है, तो उस तरीके से हमें डील करना आना चाहिए। लर्न द डिफरेंस एंड मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, कि जो हमें बच्चे का लेवल पता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना चाहिए। कि एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चलिए भाई अदर एक्टिविटीज़ है ना बहुत सारी, उसमें अच्छा होगा। एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो वोकेशनल स्किल्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें अच्छा नहीं है तो दूसरी में होगा। ये ना हो कि बस एक स्किल है हमारे पास उसी का एक्सपोजर देते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर नहीं है। मोस्टली रूरल एरियाज़ में जो भी रूरल बैकग्राउंड से बैठा होगा, जैसे पेरेंट्स करते हैं ना, या तो ग्रेजुएशन कर लीजिए या फिर अपने काम देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, जो भी आप 12th बेस पर आप कोचिंग के साथ चले जाइए। उसके बाद क्या स्कोप कम है? डिफरेंट कोर्सेज है ना,
उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसलिए वो 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। और सेम है पेरेंट्स के साथ भी, जब तक उनको अवेयरनेस नहीं होगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ या क्या क्या स्किल्स अवेलेबल हैं, किन किन एरियाज़ में हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो तब तक यही रहेगा, वो नेक्स्ट थिंग तक नहीं पहुँचे। मेक देम पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आउटिंग, फैमिली इवेंट्स एंड क्रिटिकल डिस्कशंस, कि बच्चे को जितना हो सकता है जो भी फैमिली डिस्कशन करते हैं हम उसमें बैठाइए, उसके थ्रू इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उनको वैल्यू दीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। सिंपल होता है कि आप सभी, एक एग्जांपल है कि हाँ, हम डेली फूड जो अब कंज्यूम करते हैं, सबसे चॉइसेस पूछी जाती है ना, आप खाने में क्या पसंद करेंगे शाम को, आज क्या है, हस्बैंड और वाइफ या मदर और फादर, यही। लेकिन छोटे बच्चे से कोई नहीं पूछता, बस यही बना रखा है, यही खाना है। उसकी विलिंग ही नहीं है यार, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको एक्सपोजर दोगे नहीं, तो वो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर, फिर वो बच्चा अपने आप में ही रहता है। एम्पावर देम विद द कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल, जितना हो सकता है, जैसे मैम ने बताया था अभी कि कम्युनिकेशन को प्रमोट कीजिए, वर्बल और नॉन वर्बल, कि जैसे भी बच्चा आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, आप उस कन्वर्सेशन को हेल्थी बनाइए, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। जितना आप पॉजिटिव वे में लेंगे कि हाँ भी उसके थॉट्स को वैल्यू करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो अपनी बात को रखेगा। हाउ वी ब्रेक स्टीरियोटाइप, रियल स्टोरीज बताइए, सुनाइए सबको। इसी में था अभी एक लास्ट इंसिडेंट है कि एक डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट है, उसकी एक विलिंग थी कि हाँ भी वो एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग नहीं, उसके मदर के साथ उसने काम किया, उसने अपना कैफे स्टार्ट किया अभी बॉम्बे में, 24 की ईयर एज में आकर उसने अपना कैफे। और वो है ना यार, जो फूड में नहीं आते, मेरा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, नहीं 24 ईयर में उसका एक वो मोटिव था कि जैसे हमारा मेन मोटिव है कि अमिताभ जी से मिलने, तो फूड इंडस्ट्री में एक वो है, मेरे को नाम रिकॉल नहीं है, कि वो आएंगे, संजीव कपूर नहीं है, वो दूसरे थे कोई, शायद विकास। तो उसका मोटिव था कि जब वो कुकिंग कर रही होती है घर में, कि वो आए हैं तो मैं काम करूं। और जो 24 ईयर्स की उसने काम स्टार्ट किया, तो बॉम्बे में एक दिन वो विकास जी आए उसके शॉप पर, और फिर उसको जो प्रेज फील हुआ, वो उसका इंटरव्यू मैंने देखा था कि यार मेरे हाथों में शिवरिंग हो रही है, मैं काम नहीं कर पा रही। क्यों? जो भी आपका मेन मोटिव होता है ना लाइफ में, वो मिल जाता है तब। तो जब आप एफर्ट लगाओगे, तो इसी तरीके से जो आपके लोकल में रियल में रोल मॉडल्स है ना, जिस बच्चे ने अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसकी वैल्यू दीजिए अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में। ये ना हो कि हाँ भाई कंपैरिजन मत कीजिएगा कभी भी कि मेरा बच्चा वो नहीं कर पा रहा तो इसको भी ऐसा ही करना चाहिए था। हेल्थी वे में लेकर जाइए उसको। यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। हम सभी को एक डिग्निटी में बात करनी चाहिए। कोई भी पर्सन है, जब आपके साथ लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, वो जो नॉर्मल में बोलते हैं तू तड़ाक वाली लैंग्वेज यूज करते हैं हम कभी नहीं ना। जब हम सेम पर्सन के साथ क्यों नहीं यूज करते, या उन पर्सन के लिए ही क्यों, जैसे जो फर्स्ट टर्म थी इडियट बोल रहे थे या पागल या मेंटल बोल रहे थे, तो वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है ना अभी दिव्यांगजन या CWSN, तो उस तरीके से ट्रीट कीजिए। आप वैल्यू देंगे तो आपको भी रिवर्ट में वैल्यू मिलेगी। प्रमोट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में क्या है कि जो भी आपके लिए एक्सपोजर है, सेम एक्सपोजर जो भी पर्टिकुलर CWSN है या डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल हो। आप कहीं पर भी आ सकते हो तो वो भी कहीं पर भी जा सकता है। आप लेट नाइट आ सकते हो तो वो भी लेट नाइट की अवेलेबिलिटी हो। आप डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हो तो वो भी उसके लिए हो। फिर चैलेंजेस मिस इन्फॉर्मेशन। जो भी आप मिस इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको चैलेंज कीजिए कि नहीं सर, आप इनएप्रोप्रिएट वे में या जो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जो आप इनपुट दे रहे हो वो गलत है। तो उसको जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे या पेरेंट्स चैलेंज नहीं करेंगे कि हाँ, कोई भी पेरेंट्स, अगर मेरा बच्चा है तो मैं डांट सकता हूँ, अगर वो कोई दूसरा वही बच्चा गलती करा और कोई दूसरा डांट दे तो गलत लगता है ना, या अच्छा लगता है? आपको XYZ कोई भी आपके पेरेंट्स का हमने आकर बोलता है कुछ भी बुरा, तो पेरेंट्स क्या बोले, ठीक बोल रहे हो सर या गलत बोल रहे हो?
क्योंकि हमारे टाइम पर जब मेरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन हो रही होती थी तो पेरेंट्स क्या बोलकर जाते थे टीचर्स से, आप ही का बच्चा है यार आप देखिएगा। और आज के टाइम पर सिनेरियो चेंज है, तो वो रिस्पेक्टफुल है कि हाँ भी मेरा बच्चा है, आप भी डांटिए एकेडमिक के लिए, लेकिन वहाँ पर वो पर्सनल जो भी है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था ना घर पर, तो उसके लिए भी टीचर ही डांट रहा होता था। अब ऐसा नहीं है, तो उसी तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में आइए। बी एलिएंट एडवोकेट, उनके लिए एडवोकेट कीजिए कि उनके लिए जो भी एक्शन लेना है आपको पॉजिटिव वे में, उनको सपोर्ट कीजिए और उनके लिए एक्शन लीजिए। डिजिटल एज है तो मीडिया का भी काफ़ी रोल है अवेयरनेस को प्रमोट करने में। जब तक मीडिया आप पॉजिटिव वे में प्रमोट नहीं करेगी डिसेबिलिटी सेक्टर को या उनके रिगार्डिंग जो भी उनके राइट्स हैं, तो फिर क्या रहेगा। तो सबसे पहले है पोर्ट्रेट कीजिए, रियल स्टोरीज को एक्सप्लोर कीजिए और एग्जाम्पल कोट कीजिए पॉजिटिव वे वाले। अभी जो दिल्ली का लड़का था उसने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में, नाम बताएंगे। अदर्स को प्रमोट किया गया, अदर ने भी तो पार्टिसिपेट किया था ना, मेन है पर्पस वहाँ, तो उनको भी प्रमोट कीजिए कि हाँ भाई इन बच्चों ने वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया और चलिए लेवल नहीं लेकर आए, कोई अचीव नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेशन तो किया ना उस एफर्ट के साथ। तो वो भी प्रमोट करना किसका काम है, डिजिटल एज में मीडिया का। तो उससे दूसरे रोल मॉडल्स आते हैं जो भी लोकल में छिपे बैठे हैं या जिनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा वहाँ पर। हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे या एजुकेट नहीं होंगे तो आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा चैलेंज स्टीरियोटाइप, जो भी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कर रहा है आपकी सोसाइटी में या आपके साथ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के साथ, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लीजिए और उनके राइट्स के लिए बात कीजिए। सपोर्ट इंक्लूसिव पॉलिसीज, जितना हो सके इंक्लूसिव सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और जो भी उनके अचीवमेंट हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। छोटी छोटी जो भी उनकी अचीवमेंट है कि आज आपने, वो मैडम ने बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जो छोटे छोटे स्टेप्स वो अचीव करता है पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, वो फेलियर में ही काउंट हो जाएगा एक टाइम के बाद, अगर आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो। चाहे उसने एक स्टेप किया ना, 10 टास्क एनालिसिस करते हैं ना हम एक्टिविटीज़ के, 7 to 10 एवरेज में, या पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, उसमें वो 2 स्टेप भी कर रहा है ना, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए कि पॉजिटिव वे में जो रेनफोर्समेंट आप देते हैं उसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में यूज करना स्टार्ट कीजिए। वो वहां पर रोल ऑफ फैमिलीज, एक्सेप्ट करना होता है, घर से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भी मेरे बच्चे में ये चैलेंजेस हैं और ये उसकी स्ट्रेंथ है और उसके लिए हमें ये काम करना होगा डिफरेंट वे में। वो फिर है एनकरेजमेंट, एनकरेज कीजिए बच्चे को डिफरेंट वे के डिफरेंट स्किल्स में जाने के लिए या उसको एक्सपोजर दीजिए वहाँ पर। फिर है सपोर्ट, सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तीनों मिलकर, फैमिली भी, सोसाइटी भी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी। कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले रखा है, डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं, लेकिन पेरेंट्स रेडी नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। यूडीआईडी कार्ड मोस्टली अभी भी कुछ बच्चों के नहीं बने जिससे वो स्कीम या पेंशन का बेनिफिट उठा सकें। तो फिर गवर्नमेंट क्या करे, सोसाइटी क्या करे, पेरेंट्स को भी तो थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए ना। या जहाँ जहाँ पर पेरेंट्स फेलियर हो रहे हैं वहाँ पर कम्युनिटी जाकर डायरेक्टली सपोर्ट कर दे, वो पॉइंट वहाँ। लास्ट है रिसर्च आपकी, कि डिफरेंट एरियाज़ में जाकर रिसर्च कीजिए, जो भी फाइंडिंग आती है उसको सर्कुलेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। जैसे 86% जो भी न्यू जनरेशन में अभी ट्रीटमेंट या थेरेपीज इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो डेथ रेट थी वो कम हो गई है, तो वैसा इंटरवेंशन है तो उसको अवेलेबल कराइए जहाँ जहाँ सोसाइटी में अवेलेबल हो। दूसरा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर फोकस कीजिए, जितना हो सकता है कम्युनिटी को एनकरेज कीजिए डिफरेंट वे में। जो आज टेक्निया का या अष्टावक्र का एक्सपोजर है या इस इनिशिएटिव है, ये क्या है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही है ना डिफरेंट वे में। तो इस टाइप के आप अपनी सोसाइटी में जाकर जो भी आपने लर्न किया है, आप अपने पेरेंट के साथ डील कीजिए या अपने पीयर ग्रुप के साथ डील कीजिए जो आपकी सोसाइटी में अवेलेबल हैं उनके साथ, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना है। फिर है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी यूज कीजिए, जैसा अभी लास्ट में मैडम ने बताया था डिफरेंट कम्युनिकेशन वे में। और क्लिनिकल एंड ट्रायल इन्वॉल्वमेंट,
जितना हो सकता है डिफरेंट मेडिकल पर्सन्स के साथ या डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल कराइए, और जितना इनिशिएटिव ले सकते हैं वो डिफरेंट वे में। ट्रीटमेंट से एक एक्सपोजिव पॉइंट की याद आया कि मोस्टली डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर बच्चा डांस में ही अच्छा जाएगा, लेकिन हो सकता है वो दूसरे वे में हो, उनको सिंगिंग और डांसिंग ही पसंद आती है। जनरली टर्म्स ये है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ही। तो वैसा ना हो, जैसा एक्सपोजर दे सकते हैं वो एक्सपोजर दें और उसी के साथ डील करें। क्योंकि कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं वो रेकमेंड ही कर देते हैं कि ये इसी वे में जाना चाहिए बच्चे को। नहीं, आप बच्चे का एनालिसिस कीजिए, असेसमेंट कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि बच्चे को जाना कहाँ पर है। बैरियर को तोड़िए। लास्ट है आपके लिए, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस कीजिए जितना पॉसिबल हो, एजुकेशनल एफर्ट्स लगाइए डिफरेंट वे में, और इंक्लूसिव एक्टिविटीज़ प्रमोट कीजिए। थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable insights. Next, we have Ms. Mahima Chaudhary, ma'am, lecturer from Arman Teacher Training Institute, Faridabad. Please join us in welcoming her to the stage. Good afternoon all. Myself Mahima Chaudhary. I'm working as a lecturer at Arman Teacher Training Institute, Faridabad. And I guess अभी तक आपने जितना भी सेशन अटेंड किया है, you are enjoying it, और काफ़ी knowledgeable चीज़ सब लोगों ने शेयर करी होंगी आपके साथ. Moving forward, we will talk about how to create opportunities for people with Down syndrome. Before we start, do you think people with Down syndrome can be employable? They can do work? That is fantastic, because that is the reality. We often think that they are not employable because we underestimate them. It is through our lens. We think that maybe we always think that charity के basis पे कि हाँ इनको job दे देते हैं, ये बेचारे हैं. But नहीं, we should not see them through the lens of charity or sympathy, but rather like that they deserve opportunity. Moving forward, with the right support, they don't just fit into workplaces, they make it even better, stronger, and more human. They laugh, they dream just like us. Then why should their future be different like any of us? This is the question that we need to ask ourselves. जब उनके सारे emotions हमारे जैसे हैं, उनकी भी aspirations हैं, then why should we not include them in the mainstream? हम हमेशा inclusion की बात करते हैं, चाहे NAP 2020 हो. Right from the education, inclusion should start from homes to education and leading to workplace. कोई भी ऐसा एरिया आप नहीं एक्सक्लूड कर सकते. इंक्लूजन मीन्स एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ हैज टू बी इंक्लूडेड. दे हैव टू बी इंक्लूडेड एवरीवेयर. सो यंग पीपल विद डाउन सिंड्रोम, they deserve more than sympathy. They deserve an opportunity. All people with Down syndrome have something to say. We just need to listen with an open heart and an open mind. Today, we are not only going to talk about the challenges, but rather we will talk about how we can make these things possible for them. And why is it important? Opportunities create karna for people with Down syndrome. Why is it important? Any guesses? Why do you think कि opportunity create करना important है? हम क्यों employment दें? उसको क्या benefit होगा उस चीज़ से? Just like you and me, if we are employed, it increases the sense of self-esteem. It boosts our confidence. We get salary, we get paid, we get independent. Just like that, they have to be employed as well, so that they can be having a sense of overall quality of life. They feel more self-worthy. That is the main reason that inclusion has to be there in workplace as well. Importance of creating opportunities. First is realizing potential. जब तक आप उनको एक opportunity दोगे ही नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा they are capable or not? पहले opportunity देना important है, तभी आप realize कर पाओगे और वो बच्चा realize कर पाएगा कि what are their capabilities, क्या skills हैं, क्या aptitude है, क्या उसका interest है, and aspirations. Secondly, social participation. Opportunities should start right from education to work and community.
हर सोशल एस्पेक्ट में आपको इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है फॉर पीपल विद डाउन सिंड्रोम. थर्डली, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. स्किल बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट से एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है. दे कैन वाउच फॉर देमसेल्व्स, दे कैन टेक अ स्टैंड, अपने ऊपर वो खर्च कर सकते हैं. प्लस एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है हमेशा फैमिलीज के ऊपर व्हेन दे आर डीलिंग विद चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम. सो फाइनेंशियल बर्डन के एस्पेक्ट से भी अगर द पर्सन इज एम्प्लॉयड वो भी काफ़ी कम होता है. नेक्स्ट, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. जितनी विजिबिलिटी उनकी बढ़ेगी इन स्कूल्स, इन वर्क प्लेस एंड इन मीडिया, उतना ही आपके स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शंस कम होंगे. जब आप विजिबली देखोगे कि हाँ इस वर्क प्लेस में जहाँ पे मैं एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल काम कर रही हूँ वहाँ पे एक डाउन सिंड्रोम पर्सन भी है, तभी वो स्टीरियोटाइप और मिसकंसेप्शन ब्रेक होगा दैट वी ऑल आर वन एंड देयर हैज़ टू बी नो सेग्रीगेशन अमंगस्ट अस. Vocational training and employment. Persons with Down syndrome are capable of leading productive lives if they are given right skills and right opportunities. आपको 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है. फर्स्ट, राइट स्किल्स. राइट स्किल्स सिखाओ जो उनके इंटरेस्ट, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से हो. सेकेंड, राइट अपॉर्चुनिटी. एंड थर्डली, आपको राइट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है. अगर इन तीनों चीज़ों का कोलैबोरेशन होता है, दे कैन डू वंडर्स इन देयर वर्क लाइफ एंड आप देखोगे कि दे actually excel in many areas. If I share my personal experience, I was doing my MIT from NIPIT Mumbai and the canteen was run with through a girl who was diagnosed with Down syndrome. And she did an exceptional job, right from counting the money, keeping everything in place, cleaning the tables. She was the head of the canteen and she managed it quite well. So that was a very breaking point for me to realize that actually it is our lens that is blurred. Our lens is so blurry that we see everyone as different, especially the disabled people. But actually they are not very different. They are as capable as we are. So if we talk about goals of vocational training, what we should focus on, firstly, develop job-specific skills. If I am going to teach a person with Down syndrome to become a data entry specialist or something like that, the skills should be based on data entry. So for that, it is required that they should know how to count. Basic counting should be there. Attention focus should be there. Secondly, if we are going to talk about baking, if there is a student who is interested in baking and wants to pursue a career in it, what should be the skills that he or she should know? Anyone? Hygiene, yeah, that is important. Measurement, exactly. In baking, we always focus on measurement, how much flour, how much sugar, eggs has to be placed in it to make it a perfect dish. So, according to the job that we are preparing them for, same job-specific skills have to be taught so that they are structured, repetitive and individualized. Secondly, build workplace behavior. Now, workplace behavior should focus on punctuality, hygiene, and social skills. When we work at a place, we are not alone. We have colleagues, we have other members, other staff as well. So the person should know how to greet, how to be having soft skills that are required to work in a day-to-day basis. Thirdly, increase confidence and self-reliance. We always say that supported employment is beneficial for people with Down syndrome and other disabilities, but it is important कि हम supported employment दें, उनको सिखाएं, एक अच्छा खासा time period उनको उसमें train करें, then we should shift to open employment and mainstream employment. क्योंकि last goal क्या है? To make them self-reliant, to make them independent. Supported employment में they will be always under someone's guidance or job coach or mentor. And in self-employment or open employment, they will be able to compete with amongst ourselves. And lastly, prepare for inclusive employment and self-employment because this is the thing which is going to make them more independent and self-reliant in life. Vocational training key components. When we start vocational training, what are the steps that we should keep in mind and follow? Starting from
स्किल असेसमेंट, आप किसी भी पर्सन विद डाउन सिंड्रोम के ऊपर थोप नहीं सकते कि ठीक है इस बच्चे को हम बेकिंग सिखाएंगे या इसको हम डेटा एंट्री सिखाएंगे, नहीं, आप पहले बच्चे की स्किल असेस करोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। हम भी अपनी स्किल्स देख के ही अपना करियर चूज करते हैं most of the times, so identify their interest and their abilities, उनकी strength, उनकी weakness, उनकी aspirations क्या है, उसको हमें पहले ध्यान में रखना है, उस पे काम करना है, then we will proceed to job training. Second is, there are some pre-vocational skills that they should know, activities like sorting, counting and following simple instructions, क्योंकि किसी भी employed जगह पे आपको सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द पर्सन विद डाउन सिंड्रोम टू नेविगेट इन द वर्क प्लेस ओनली, दे विल गेट मोर इरिटेटेड, दे विल गेट ईजिली फेड अप विद द जॉब। सो बेसिक क्लियर इंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा उनको ओवरलोड भी फील ना हो और बहुत क्लियर हो और वो अपना टास्क आराम से परफॉर्म कर सकें। देन फोकस ऑन अटेंशन स्पैन एंड सॉर्टिंग, communication and motor coordination has to be there. Then we will move forward to job-oriented training. Now, when we have chosen specific area, if I want to train my child with Down syndrome into hospitality, then what should be the skills like housekeeping, kitchen help, or if we talk about retail, then they can bag the groceries, they can do billing assistance. Agar maths itna acha nahi hai, they're not able to do good with the money, then they can do billing assistance. They can stand beside the person who is doing billing assistance and they can either hand over the receipt or they can greet the customers. That can be done. Next is social and life skills. Social and life skills, firstly travel training. एम्प्लॉयड, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स सारी सिखा दी, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे दी, बट अगर वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं कि वो अपनी जॉब पर खुद इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं अप एंड डाउन, तब तक वो पूरी सेल्फ रिलायंट वाली चीज़ तो आई ही नहीं पिक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना सिखाना है। दे शुड नो बस नंबर, मेट्रो पिलर, और सबसे मेन कि अगर बाय चांस भी कभी उनको ऐसा लगता है दे आर नॉट एबल टू नेविगेट, सो दे शुड नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प एंड हाउ टू नेविगेट। सेकेंडली, हैंडलिंग मनी। एम्प्लॉयमेंट के बाद यू हैव टू टीच देम कि हाउ टू हैंडल मनी, हाउ टू कीप एक्सपेंसेस। थर्डली, टाइम मैनेजमेंट। कोई भी टास्क उनको उनकी जॉब पे अगर मिला हुआ है तो दे शुड नो दैट इट इज़ अ टाइम स्पेसिफिक, एक पीरियड रहता है उसमें कंप्लीट करना है। दे कैन नॉट बिकम लेजी और दे कैन नॉट जस्ट थ्रो टैंट्रम्स, आपको वो एक टाइम पीरियड में करना है। फोर्थली, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने कलीग्स के साथ एक नॉर्मल सोशल हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना। लास्टली, इंटर्नशिप एंड एक्सपोजर विजिट। जब आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्राई कि हम उनको एक्सपोजर भी दें रियल लाइफ सिचुएशन में, तभी वो ट्रांजिशन हो पाएगा फ्रॉम जॉब ट्रेनिंग टू एक्चुअल रियल जॉब। तो उस ट्रांजिशन के लिए बीच बीच में आप उनको एक्सपोजर दे सकते हो, विजिट पे लेके जा सकते हो, या फिर जहाँ पे आप ट्रेनिंग दे रहे हो वहाँ पे ही एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि उनको ऐसा ही फील है दैट एक्चुअली दे आर ऑन साइट और एट जॉब। अभी तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? All right, we will move forward. There are different types of employment that we can opt for people with Down syndrome, starting from open employment, which is inclusion in mainstream jobs. Open employment के अंदर they compete with people like us, so-called neurotypical developing people. तो हमारे साथ ही वो compete करते हैं. The salary are same. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि जस्ट बिकॉज दे आर विद लेबल्ड एज विद डिसेबिलिटी तो उनकी पे या वेजेस कम होंगी. इट इज़ सेम, वर्किंग आवर्स आर सेम, द इंटरव्यूज आर सेम, एवरीथिंग इज सेम इन द मेन स्ट्रीम एंड इंक्लूजन जॉब्स. स्टार्टिंग फ्रॉम एक जो पहली इंडस्ट्री है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखोगे डाउन सिंड्रोम वाले लोग काम करते हैं, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पे उनके रोल्स रहते हैं रूम अरेंजमेंट, लिनन अरेंजमेंट एंड सिंपल फूड प्रिपरेशन, या गेस्ट आए हैं उनको ग्रीट करना. और एग्जाम्पल में आप देखोगे होटल्स लाइक ताज, दे हैव एम्प्लॉयड मैनी पीपल विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड इन द बैक एंड ऑपरेशंस एज वेल. सेकेंडली, रिटेल सेक्टर. रिटेल सेक्टर में शेल्फ को स्टैक करना, जो कपड़े होते हैं उनको स्टैक करना, देन ग्रॉसरीज को बैग में डालना, बैगिंग ग्रॉसरीज, बिलिंग असिस्टेंस करना एंड ग्रीटिंग कस्टमर्स.
कैफ़े कॉफ़ी डे आप लोग गए होंगे, बट आई डोंट नो कि कितनों लोगों ने देखा होगा कि दे आर एक्चुअली पीपल विद डाउन सिंड्रोम एम्प्लॉयड देयर इन द स्टाफ. सिमिलरली बिग बाज़ार, उधर भी रिटेल सेक्टर के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी गई है. थर्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी सिंपल होता है, लाइक फाइलिंग, स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग और मेल डिस्ट्रीब्यूशन. सो पीपल विद डाउन सिंड्रोम दे कैन डू दीज बेसिक एक्टिविटीज़ एंड गेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काफ़ी ईजी टू फॉलो, ईजी है याद करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड है, रेपिटेटिव है. दे लाइक स्ट्रक्चर्ड एंड रेपिटेटिव थिंग्स, सो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. And an example, companies like Lemon Tree, it is a hotel chain, and PVR Cinemas, they have employed people with Down syndrome. Next, we will talk about supported employment model. In supported employment, there is a job coach or a job mentor present when we are training them for the employment. Supported उसके अंदर ये रहेगा कि आपका जो जॉब कोच है वो 2-3 महीने के लिए आपके साथ जॉब पे रहता है, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग असिस्टेंस, एंड कोई भी फॉलोअप हो तो उसके लिए भी आप उनकी हेल्प ले सकते हो. इससे थोड़ा ना एक डिपेंडेंसी बन जाती है कि जो व्यक्ति है विद डाउन सिंड्रोम, उनको सेल्फ रिलायंस नहीं मिलेगी. कभी भी अगर कुछ भी छोटी सी चीज़ आई तो दे विल नो कि हाँ चलो ठीक है, जॉब कोच है, वी कैन रिलाई ऑन हिम. बट इसके अंदर भी धीरे धीरे हम ग्रेजुअली फेड करते हैं इस चीज़ को. जो सपोर्ट है उसको आप ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करोगे, जिससे जो व्यक्ति है विद डाउन सिंड्रोम दे कैन नो कि एक्चुअली लास्ट में दे हैव टू वर्क इंडिपेंडेंटली. तो दैट इज सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन को उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो खुद की लाइकनेस है कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसके बेस पे है. अगर किसी को पेंटिंग पसंद है, सो आप उनको पेंटर बना सकते हैं, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आप कमीशन कर सकते हैं पेंटिंग्स देन. या फिर अगर किसी को बेकिंग पसंद है या फिर बेसिक खाना बनाना पसंद है, तो विद फैमिली सपोर्ट आप एक क्लाउड किचन खोल सकते हो अपने घर पे. थ्रू फूड डिलीवरी एप्स यू कैन डिलीवर दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं. हम देखते हैं कैंडल मेकिंग बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से बना लेते हैं. देन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हमें उनको पुश करना है कि अगर दूसरे एरियाज लाइक बिलिंग, रिटेल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उसमें वो फिट नहीं हो रहे, मे बी द पर्सन हैज़ अनदर स्ट्रेंथ, अनदर aptitude, so we have to find that skill, that strength of theirs and convert it into a self employment opportunity. An example we talked about, candle making can be one. Another thing can be bakery item. They can also open a bakery at their home, or like a cloud kitchen setup can be done. Handmade crafts, food delivery by a family supported setup, etc. And easily you can sell them on Swiggy, Zomato. Then you see आजकल Instagram पे भी there are many shops. Instagram से भी लोग बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, तो आप Instagram पे पेज बना के भी उनके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और लोकल फेयर्स एंड एग्जीबिशन, वहाँ पे भी एक आप छोटी अपनी स्टॉल पुटअप कर सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होंगे? फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, आप अपने मर्जी के मालिक है काइंड ऑफ. आप अपने आवर्स अडेप्ट कर सकते हैं. आप अपनी पेस पे, जिस दिन आपको लग रहा है यू वांट टू टेक इट स्लो, तो आप आराम से अपनी पेस पे काम कर सकते हैं. देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी. सेकेंड, एम्पावरमेंट. जब एक व्यक्ति को खुद से फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरा खुद का काम है, मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ओनरशिप वो बहुत इंक्रीज होती है. थर्डली, इंडिपेंडेंस. सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी पे डिपेंडेंट रहने की. दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एस्टीम. फोर्थली, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेंथ बेस्ड. ये एक ऐसा एरिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कि हम जो व्यक्ति है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्किल के बेसिस पे उसको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि उसको हम कोई स्किल सिखा रहे हैं फिर जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं. नहीं, उसकी ऑलरेडी पसंद थी, उसका स्किल था बेकिंग का, तब हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी टू ओपन देयर ओन बेकरी और अ क्लाउड किचन सेटअप. फोर्थली, फैमिली इन्वॉल्वमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे बेस्ट बेनिफिट रहता है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट नेचुरल है, फैमिली हेल्प करेगी ही हर स्टेप पे, सो वो एक एडेड बेनिफिट है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट CSR रोल्स. गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत पॉलिसीज निकालती है, बस
उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो पॉलिसी ऑन पेपर होती है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें काफ़ी गैप होता है, तो वो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्चुअली मेक इट हैपन. सेकेंडली, कॉर्पोरेट CSR रोल. डज एनीवन नो अबाउट इट? व्हाट डज CSR स्टैंड फॉर? या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितने भी टॉप कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, दे आर रिक्वायर्ड कि वो अपना नेट प्रॉफिट का 2% स्पेंड करेंगी ऑन सोशल कॉजेज, बी इट एनीथिंग, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करना. इट कैन बी इन एनी एरिया. सो CSR के बेसिस पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल्स सिखाती हैं फॉर पीपल विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड प्रमोट करती हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ CSR, फर्स्ट इज टाटा ग्रुप. वी हैव ऑल हर्ड ऑफ टाटा ग्रुप. दे ऑफर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल प्रोग्राम्स. सेकेंड इज विप्रो. उनके पास एक्सेसिबल वर्क पॉलिसीज़ हैं एंड इंक्लूसिव हायरिंग ड्राइव. कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो दे मेक श्योर दैट इट इज़ इंक्लूसिव एंड इट इज़ ओपन टू ऑल. थर्डली, HCL फाउंडेशन, वो खुद का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर PWDs रन करते हैं. फोर्थली, SBI फाउंडेशन, they fund inclusive livelihood projects via NGOs. So they fund NGOs and in turn NGOs काम करते हैं इसी same cause के लिए. Now moving forward we will talk about role of stakeholders. ये opportunities create करना और उनको actually employment तक लेकर जाना, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है. It is actually a collaboration between every stakeholder, starting from family to therapist to healthcare professionals and government. Starting from family, family का सबसे main role रहता है in emotional support, that they have to support the child in every step. Early stimulation, starting से ही आप उस skill को और stimulate करो, उन्हें वो चीज़ सिखाओ. अगर आपको लग रही है कि हाँ मेरे बच्चे में ये strength है, you do not have to ignore it और think कि बेकिंग तो हर कोई करता है. नहीं, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करो एंड एक्चुअली एफर्ट करो. मे बी इट कैन टर्न इनटू अ वंडरफुल बिजनेस. थर्डली, एडवोकेसी. पेरेंट्स ही ज़्यादातर एडवोकेसी एंड पेरेंट्स एंड NGO दो ही लोग जो सबसे ज़्यादा एडवोकेसी करते हैं फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़. सो पेरेंट्स का रोल है कि आपको अच्छे से पता है कि आपके बच्चों के राइट्स क्या हैं, उसके लिए एडवोकेट करना एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना विच शुड बी रियलिस्टिक. सेकेंड, टीचर्स. टीचर्स का मेन रोल है टू मॉडिफाई करिकुलम. ओके, सेट करिकुलम. कितनी अजीब बात है कि हम सब एक ही करिकुलम से पढ़ते हैं, येट वी ऑल आर डिफरेंट. सबकी स्किल्स डिफरेंट होती हैं और सिर्फ हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि करिकुलम मॉडिफिकेशन होना चाहिए. बट आप खुद अपने आप से पूछो कितनी बार आपने अपना करिकुलम मॉडिफाई करा होगा टू फिट इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड. इट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत बार नहीं हो पाता है. बट वी शुड ट्राई कि हमें इंक्लूजन प्रैक्टिस अगर लानी है रियलिटी में, वी हैव टू मेक श्योर कि आप उसको करिकुलम को मॉडिफाई करो एंड हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और नीड के अकॉर्डिंग ही स्किल्स चूज करो. देन क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोलैबोरेट विद थेरेपिस्ट. सिर्फ एक टीचर का ही काम नहीं होता कि वो ही बच्चे की सारी चीज़ें हैंडल करेगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, रेक्टिफाई भी उनको ही करना है, इम्प्रूवमेंट भी उनको करनी है. नो, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट एंड इन रियलिटी ये कोलैबोरेशन से ही ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं. जब तक कोलैबोरेशन होगा ही नहीं फैमिली का, थेरेपिस्ट का, पेरेंट्स का, तब तक सक्सेस, रियल सक्सेस आप देख ही नहीं पाओगे. देन एम्प्लॉयर्स. बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होंगे जिनसे आप बात करोगे कि हमारे पास कोई पर्सन है विद डाउन सिंड्रोम, दे आर वेरी गुड एट डेटा एंट्री, उनको काउंटिंग भी आती है, दे आर वेरी पंक्चुअल ऑल्सो, अटेंशन भी है, बट डाउन सिंड्रोम है. सो कैन यू हायर देम? फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? इमेजिन योर सेल्फ, अगर आप इस फील्ड से नहीं होते, इतने सेंसिटिव नहीं होते, तो उनका क्या रिएक्शन होता है इस चीज़ पर? स्ट्रेट अवे या तो वो ना कर देते हैं, दे गिव अ वेरी वियर्ड लुक कि नहीं दे आर डिसेबल्ड. हमेशा उसी लेंस से देखा जाता है कि डिसेबल्ड, दे कैन नॉट डू. बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, दे कैन डू वंडर्स. वी ऑल नो, वी हैव सीन, वी हैव वर्कड विद दिस चिल्ड्रन. एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयर है उसके अंदर सेंसिटाइजेशन लाना, उनको इतना सेंसिटिव बनाना कि येस दे आर डिफरेंट बट दे आर नॉट लेस देन एनीवन. ओके. देन गवर्नमेंट का मेन रोल है इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, फंडिंग एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन. एंड लास्टली NGO.
NGOs भी काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, सर्टिफिकेशन वाले, गवर्नमेंट भी करती है, एंड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, दे बिकम मोर इंक्लूसिव इन रियलिटी. नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक दिस अपॉर्चुनिटीज़ वर्क. हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बट रियलिटी में इनको हमें कैसे वर्क करवाना है. फर्स्ट इज स्किल मैपिंग. इंडिविजुअल की स्किल मैपिंग आपको करनी है. आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस, देयर इंटरेस्ट एंड देयर फंक्शनल कैपेसिटीज़. सेकेंड, जॉब कस्टमाइजेशन. ज़रूरी नहीं है कि अगर उनकी जॉब थी बिलिंग की तो वो बिलिंग ही करें. हम जॉब कार्विंग कर सकते हैं, विच इज़ कि आप थोड़ा जॉब को कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. तो बिलिंग वाले या डेटा एंट्री में क्या होगा, अगर जो व्यक्ति है वो बिलिंग नहीं कर पा रहा है तो आप उसको असिस्टेंस के साइड में रख सकते हो कि वो असिस्ट कर देंगे, वो हेल्प कर देंगे. कोई और बिलिंग कर लेगा, वो उस बिल को, उस रिसीट को बैग के अंदर डाल सकते हैं, कस्टमर्स को ग्रीट कर सकते हैं, और बेसिक चीज़ें जो भी स्टाफ को हेल्प करना वो सब कर सकते हैं. तो एक खुद ही जॉब को कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं टू फिट देयर स्ट्रेंथ्स. थर्डली, एम्प्लॉयर सेंसिटाइजेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात करी कि कलीग्स को भी और जो एम्प्लॉयर है उनको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो. वो ऐसा फील ना करे कि ओके जो पर्सन है वो एक डाउन सिंड्रोम का है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा या कुछ भी कर देगा या फिर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा. नो, वी हैव टू टीच देम कि वो थोड़े सपोर्टिव रहे. दे शुड एक्चुअली फील कि ऐसा कुछ भी नहीं होता इन रियलिटी. विथ ट्रेनिंग हम इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग में पंक्चुअलिटी, हाइजीन मेंटेन करना सिखाते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ही ना हो. फोर्थली, एक्सेसिबल वर्क प्लेस भी काफ़ी एक्सेसिबल होने चाहिए जहाँ पे विजुअल क्यूज़ हों. अगर बेसिक चीज़ें हम प्रोवाइड कर दें उनको जॉब पे, लाइक विजुअल क्यूज़, तो उनको याद रहेगा, वो उनकी मेमोरी में रहेगा. अगर भूल भी गए हैं, एक बार नज़र पड़ेगी, दे कैन ईजिली रिमेंबर कि उनका नेक्स्ट टास्क क्या था या टाइमिंग क्या है एक पर्टिकुलर टास्क को करने की. थर्डली, क्वाइट स्पेसेस, बहुत ज़्यादा क्लियर बेसिक इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है. And follow-up support, which is last. Regular feedback sessions, adjustment and encouragement. Encouragement is very important. जब हम जैसे लोगों को भी इतने encouragement की ज़रूरत पड़ती है for doing a minimum task, तो आप एक सोच सकते हो कि डाउन सिंड्रोम को हमें कितनी ज़्यादा encourage करने की, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की और फीडबैक देने की ज़रूरत है. So be very supported at all times. Next is skill development schemes for PWIDs. कुछ गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स चलती हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. फर्स्ट इज, यू मस्ट हैव रेड इन दिस योर सिलेबस, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. यू आर ऑल अवेयर अबाउट इट? हैव यू रेड अबाउट इट और नॉट? और मे बी यू ऑल आर स्लीपिंग इन द सेशन. यू आर अवेयर? ओके. So NHFDC, it supports self-employment, connects trained PWID with job fairs and employment exchange. Second is NIOS, vocational education, जिसके अंदर काफ़ी popular courses like candle making, bakery, office assistance, data entry, tailoring, beauty parlor jobs and gardening, ये सब सिखाया जाता है. इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती. इट इज़ फ्लेक्सिबल लर्निंग, कोई भी एज में आप सीख सकते हो इन कोर्सेज को. मोर ओवर देयर ऑनलाइन ऑल्सो. थर्ड, जन शिक्षण संस्थान, community based skill development for non-literate or neo-literate youth, especially from marginalized groups और PWIDs. इसके अंदर free vocational training होती है in the same courses and in tailoring, food processing and basically computer skills. Third is free coaching scheme for students with disability. तो फ्री कोचिंग स्कीम भी गवर्नमेंट चलाती है फॉर PWIDs, जिसके अंदर फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो फ्री में इनरोल कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, एंड उसके साथ साथ उनको स्किल्स भी सिखाई जाएंगी और सर्टिफिकेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट. जितना भी लर्निंग मटेरियल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है, प्लस एक मंथली स्टाइपेंड भी उनको दिया जाता है. थर्ड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग अंडर DEPWD एंड NSDC. उसका फोकस रहता है बिल्डिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड वर्क रेडीनेस इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. आप कंप्यूटर लिटरेसी सिखा सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज इन वर्क प्लेस, एंड वर्क प्लेस बिहेवियर एंड टाइम मैनेजमेंट कि वर्क प्लेस पर आपको कैसे बिहेव करना है. आप जल्दी से इरिटेट नहीं हो सकते, आप कोई चीज़ फेंक नहीं सकते, यू कैन नॉट थ्रो रैंडम्स. आपको एक बेसिक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जस्ट लाइक एवरीवन एल्स,
and mainly time management, ki how to manage your time. Once you are employed, you are independent, so you should know how to manage your time as well. Last is PM Daksh. It is a free skill development training and employability skill enhancement course which covers training expenses. जो भी आपकी training होगी उसके expenses वो सब कुछ cover होगा. Learning materials, stipend, एक basic salary भी provide होगी while you are learning the course and certifications. तो इसके अंदर भी आप courses सीख सकते हो like hospitality, retail, IT, healthcare, etc. If we talk about success stories, so अगर आपने लेटेस्ट टच में थे न्यूज़ के तो यू शुड नो कि 2018 में एक मॉडल थी जिन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैम्प पे मॉडलिंग करी थी एंड शी वाज विथ डाउन सिंड्रोम. शी वाज मैडलिन स्टुअर्ट एंड शी वाज द फर्स्ट गर्ल विथ डाउन सिंड्रोम टू वॉक on New York Fashion Week, and her message was very simple, that inclusion has to be a change. It isn't charity. We are not doing a charity, or please do not look at us through sympathy, but we deserve an opportunity. Second is Sujit Desai, एक बहुत renowned musician है जो 7 से भी ज़्यादा instruments play करते हैं. Over 40 countries में वो perform कर चुके हैं and he is very famous. Down syndrome India भी उनको फैसिलिटेट किया था और अवार्ड दिया था. ये सिर्फ 2 सक्सेस स्टोरीज हैं जो काफ़ी फेमस हैं तो हमें पता होंगी, बट इन रियलिटी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में डाउन सिंड्रोम वाले जो एक्चुअली कैफ़ेज़ में, रिटेल सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बैक एंड ऑपरेशंस में काम करते हैं. एंड वी शुड एक्चुअली सपोर्ट देम, be very proud of them that actually they have stood up on their feet, they are doing a fantastic job. And now coming to challenges. Challenges तो हम सबको ही पता है कि स्टार्टिंग से इंक्लूजन के बैरियर्स बहुत सारे रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस इतनी है ही नहीं, इतने मिथ्स हैं, इतने स्टिग्मा, इतना स्टीरियोटाइप है. डिसेबल्ड नाम सुनते ही लोग बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं. तो ये स्टीरियोटाइप्स, मिसकंसेप्शंस, ये सब खत्म होने चाहिए. जब तक आप मिथ्स और मिसकंसेप्शंस ख़त्म नहीं करोगे सोसाइटी में, तब तक हम उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी मोड पर उनको उसी नज़र से देखा जाएगा एंड वी डू नॉट वांट दैट. सेकेंड इज़ लिमिटेड एक्सेस टू सर्विसेज. रूरल एरियाज़ में अभी भी इतने स्पेशल स्कूल्स, थेरेपी सेंटर्स और वोकेशनल सेंटर्स हैं ही नहीं. इफ़ द पर्सन इज़ डायग्नोस्ड विद डाउन सिंड्रोम और एनी अदर डिसेबिलिटी, उनके पास वो फैसिलिटी, वो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ही नहीं एक्चुअली कि वो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल पाएँ या एक्चुअली दे कैन वर्क ऑन देयर स्किल्स. तो रूरल एरिया में इट इज़ नीडेड या तो NGOs या फिर प्राइवेट सेक्टर जाके वहाँ सेटअप करे एंड एक चेंज वहाँ से आ सके. थर्डली, ट्रेंड वर्कफोर्स शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है. इनसफिशेंट ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन में भी रहकर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उसकी भी शॉर्टेज है. थर्ड, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स. बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो फाइनेंशियली दे स्ट्रगल टू अफोर्ड प्राइवेट थेरेपी और स्पेशल स्कूलिंग, क्योंकि एक व्यक्ति जो किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित है, उसकी फैमिली का अगर आप खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस सुनोगे, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल बर्डन भी है, फिर उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं, फिर नेबरहुड, सोसाइटी, रिलेटिव्स के ताने, स्टिग्मा, मिथ्स, एंड उनका खुद का पर्सनल टाइम वो भी नहीं होता है. सिबलिंग होता है अगर उसका कोई और, तो उसके साथ भी इतने फ्रीक्वेंट क्वारल्स होते हैं, तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है. और उसके ऊपर से आप सोचो कि एक और एडेड बर्डन है विच इज़ फाइनेंशियल. सो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट इज़ देयर. फोर्थ, पॉलिसी गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन. ये हमने पहले भी बात करी थी कि पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गैप है. रियलिटी में, थ्योरी में एग्जिस्ट करती हैं, ऑन पेपर इट इज़ देयर, बट रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करना वो काफ़ी फार फेच्ड है अभी भी. Lastly, infrastructure gaps. Many schools, workplaces are not accessible or inclusive in design. Now we will talk about some myths and facts. First myth is people with Down syndrome cannot learn work-related skill. Is it a myth or is it a fact? It's a myth. What is the fact? With right skills, right opportunities, and right skill set,
हम उनको कोई भी जॉब के लिए ट्रेन कर सकते हैं, दैट इज़ द फैक्ट. हम ये कभी भी प्री अज्यूम नहीं कर सकते दैट दे कैन नॉट लर्न वर्क रिलेटेड स्किल्स. Second myth is they cannot work in regular jobs. Can they work in regular jobs? We just now talked about that they are working in Taj Hotels, they are working in Lemon Tree, they are working in PVR, Cafe Coffee Day. So it is an example that yes, they can work in regular and mainstream jobs. Third myth is employers are not willing to hire people with Down syndrome. Employers चाहते ही नहीं है people with Down syndrome को hire करना. Is it a myth? Or is it a fact? Exactly. To some extent, it is a fact and a myth as well. In reality, Cafe Coffee Day जैसे example हो गए या Lemon Tree हो गया, PVR हो गया, they are very inclusive. They actually run drives to hire people with different disabilities. Fourth, family should only focus on care and not employment. Family का हमेशा focus care पे रहना चाहिए, education, employment के बारे में उनको नहीं सोचना चाहिए. Should it be like this? Tell me, should it be like this or not? Of course, it should not be like this. आप उनको पहले से ही उस कैटेगरी में नहीं डालोगे कि नहीं, पूरी सोसाइटी तो कहती है दे आर डिसेबल्ड और मेरा बच्चा तो ये भी नहीं कर सकता, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे रेडी करेंगे. यू हैव टू मेक द एफर्ट. वो सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, आप अगर इतने सपोर्टिव हो, आप उनको राइट स्किल्स एट राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, तो दे कैन डू वेरी वेल. फिफ्थ इज वोकेशनल ट्रेनिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम. अगर मैं वोकेशनल ट्रेनिंग दे भी रही हूँ और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है. क्या वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है? अगर वो एम्प्लॉय नहीं भी होता तो भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारी स्किल्स वो सीखेगा उसके अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट टू हाइजीन, पंक्चुअलिटी, फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन. सो इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. It will build their self-confidence, their self-esteem and real-world skill as well. Thank you. Thank you, ma'am, for the engaging and informative session.